हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं नीलम भुक्कर और आपको पढ़ाती हूँ इस चैनल के ऊपर भारत की और विश्व का भूगोल फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस। तो आज जो है हम इस चैनल के ऊपर मैं शुरू कर चुकी हूँ विश्व का भूगोल, जिसमें मैंने आपको सिलेबस करवा दिया था और भारत की जो विश्व की भूगर्भिक संरचना थी और समय सारणी थी वो करा दी थी। क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है सिलेबस वाइज ही मैं करा रही हूँ। तो सिलेबस में जो टॉपिक है वही कराऊंगी। तो उसका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, भूगर्भिक संरचना विश्व की और समय सारणी। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी दूसरा टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक के अंदर क्या है कि प्रमुख भौतिक संरचनाएं, मतलब पूरे विश्व की भौतिक संरचनाएं दे रखी हैं उसके अंदर है। भौतिक संरचनाओं का मतलब आपको पता है कि विश्व के जो पूरे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और नदियां, झीलें, जो भौतिक संरचनाएं वो सारी पूरे विश्व की दे रखी है। पूरे विश्व की मतलब सारे विश्व की। तो विश्व के अंदर महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। तो हम ऐसे जो जो भौतिक संरचनाएं उनको महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ेंगे कि महाद्वीपों में कौन से महाद्वीप में कौन सा मैदान, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें जो है वो स्थित हैं। तो अगर हम महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम उन 7 भागों में तोड़ के अगर पूरे एक ही मैप वर्ड का बना के उसके अंदर पढ़ेंगे तो थोड़ा याद करना मुश्किल होगा। लेकिन हम उससे 7 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए पढ़ना और याद करना आसान हो जाएगा। इसलिए हम इसको महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ेंगे, 7 महाद्वीपों में बांट के। हाँ, और उस हिसाब से हम पढ़ेंगे इसको है। और उसके अंदर जो महाद्वीपों के अंदर जो जो हैं, जैसे जलवायु है, उद्योग है, खनिज है, मरुस्थल है, मतलब जो भी है वो सारे, कृषि है, कौन कौन सी कृषि कहाँ होती है, वो सारा मैं आपको महाद्वीपों के अकॉर्डिंग, सारे महाद्वीपों में जो चीज़ें हैं वो इस महाद्वीपों में भी पढ़ाऊंगी आपको मैं। और दूसरी बात, जो टॉपिक वाइज आएंगे हैं, जैसे कृषि टॉपिक आएगा, जलवायु टॉपिक आएगा, उद्योग भी टॉपिक आएगा, खनिज भी आएगा टॉपिक, वो खनिजों में भी पढ़ाऊंगी। मतलब महाद्वीपों के अंदर कौन कौन से खनिज और कौन सी कृषि और कौन सी जलवायु पाई जाती है वो महाद्वीपों के अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊंगी। और जब स्पेशल एक टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक के अंदर भी पढ़ाऊंगी। तो आपका ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि ये चीज़ हमने उस टॉपिक में भी सुनी है और वही चीज़ हमने इस टॉपिक में भी सुनी है। तो आपका अगर एक बात को इंसान बार बार सुनता है तो उसके दिमाग में क्लिक करती है फिर। तो वो चीज़ें आपके क्लिक करेंगी कि आपने एक ही चीज़ को 2 बार सुन लिया है। और वैसे भी मैं आपको हर टॉपिक में बताती हूँ कि भूगोल वास्तव में गोल है। एक ही जो चीज़ होती है वो, एक ही जो चीज़ है वो 2 3 4 टॉपिकों में आती है। जैसे कि नदियाँ हैं तो नदियाँ कौन से पठार से निकलती हैं, कौन से पहाड़ से निकलती हैं, फिर उनके जो पठार हैं उनसे कौन सी मिट्टी बनती है। तो एक ही चीज़ 3 4 जगह ही ना। हाँ, तो वैसे भूगोल के अंदर हर चीज़ गोल गोल घूम के वापस आती है। हाँ, और फिर अगर आप बार बार देखोगे, अगर उसका कंक्लूजन निकालोगे ना तो भूगोल बहुत छोटा है। अगर एक चीज़ को बार बार ना पढ़ा जाए तो भूगोल बिल्कुल बहुत ही छोटा है। लेकिन एक ही चीज़ काफ़ी बार आ जाती है, जैसे नदियों के अंदर पठार आ जाते हैं, कौन से पठार से निकली, फिर ये आ जाता है कि कौन सी मिट्टी है, वो कौन सी नदी के नीचे, कौन से वन है, तो और कौन सी जनसंख्या वहाँ बसती है, तो बसती है। तो ये चीज़ें नदियों में आ जाती हैं, मिट्टियों वाले टॉपिक में आ जाएंगी, पठार वाले टॉपिक में आ जाएंगी, जनसंख्या वाले टॉपिक में आ जाएंगी। तो घूम फिर के चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो मुझसे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, वैसे आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि हाँ, हमने उस टॉपिक में भी ये चीज़ पढ़ी थी है। तो ये वहाँ इंटरकनेक्ट हो रही है, क्योंकि खास करके यूपीएससी जो है वो है इंटरकनेक्शन का ही एग्जाम। इंटरकनेक्ट करना होता है, चाहे करंट को, चाहे करंट कंटेंट को ट्रेडिशनल से कनेक्ट करो या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में जो कंटेंट है उसको कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ है। तो यूपीएससी तो है ही कनेक्शन का, मतलब कनेक्ट करने का ही एग्जाम है यूपीएससी तो है। तो मैंने क्या कि मैंने तैयारी की है तो मेरा माइंडसेट जो कुछ है वैसा ही है, इसलिए मैं हर चीज़ को कनेक्ट करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अपन कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि अगर एक जो सिलेबस हो रहा है उस एक सिलेबस में एक चीज़ अगर 3 4 जगह आ जाएगी ना, तो आप उसको 3 4 जगह पढ़ोगे, 3 4 जगह देखोगे, तो आपके दिमाग में वो बार बार क्लिक करेगी, याद रहेगी वो, हाँ हमने पढ़ी थी, उस टॉपिक में पढ़ी थी। आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को कि हमने उस टॉपिक में पढ़ी थी, उस सब्जेक्ट में पढ़ी थी है। तो कनेक्ट करोगे तो वो चीज़ याद रहेगी आपको और ईजिली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं आएगा। तो हम इसको जो पढ़ने जा रही हैं, भौतिक जो स्वरूप है, जितने भी भौतिक स्वरूप है, मैं उनको महाद्वीपों में पढ़ के डिवाइड करके आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए है। तो ये शुरू तो अभी सेकंड टॉपिक हुआ है और इस सेकंड टॉपिक को हम महाद्वीपों में डिवाइड करके पढ़ेंगे है। तो शुरुआत करते हैं अभी है। आज शुरू होगा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से शुरू करेंगे, हम यहाँ रहते हैं तो मैंने फिर एशिया से शुरू किया कि आज एशिया महाद्वीप से शुरू करते हैं। ये है मैपिंग, वर्ड की मैपिंग है, ये फिजिकल मैपिंग है। मतलब वर्ड के अंदर कौन कौन से, कहाँ मरुस्थल है, कहाँ पे ये है पहाड़ हैं, कहाँ पर पानी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए।
है, कितने महाद्वीप हैं ये इसके अंदर दिया हुआ है। और ये कंट्रीज हैं, ये पॉलिटिकली मैप है, हैं। तो पॉलिटिकली मैप के अंदर आपको अब तक अगर आपने नहीं देखा है मैप तो देख लेना। एटलस एटलस आती है, वो एटलस खरीद लेना, उसके अंदर पूरी मैपिंग होती है पूरी ज्योग्राफी की। क्योंकि अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो ना तो आपको ज्योग्राफी की मैपिंग आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैपिंग नहीं आती तो आप भूगोल का कै भी नहीं लिख सकते। भूगोल के अंदर अगर कै भी लिखना है, ए फॉर एप्पल भी लिखना है तो मैपिंग ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मैप एटलस आती है जिसके अंदर पूरा मैप दिया हुआ होता है भूगोल का, वो खरीद ले, हैं। और उसके अंदर से देख देख के पढ़े कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है और कौन से कंट्री पॉलिटिकली मैप में कौन सी कहाँ कंट्रीज हैं, और फिजिकली मैप के अंदर कौन से पर्वत पठार मैदान नदियाँ झीलें जलवायु उद्योग खनिज है, सब कहाँ पे है, किस कौन सी जगह पे किस टाइप के हैं। तो ये आप वो एटलस खरीदें, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि एटलस के बिना भूगोल को समझना नामुमकिन है। तो सबसे पहले आप एटलस खरीदें, हैं। तो ये है पॉलिटिकली मैप। इधर जो दे रखा है, ये देख रहे हो आप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। उधर ऊपर आर्कटिक ओशन। तो इस मैप को आप अच्छे से देख सकते हो। और कंट्रीज भी देख लिया। अपना एशिया पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आप एशिया के ये देखिए, इतना इतना है एशिया। आज हम एशिया पढ़ने जा रहे हैं, ये एशिया है पूरा, है। तो एशिया के अंदर ये जो है, ये वाला जो भाग है, ये है दक्षिणी एशिया, और ये पश्चिमी एशिया, और ये उत्तरी एशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये उत्तर पूर्वी एशिया, और ये मध्य एशिया, और ये पश्चिमी दक्षिणी एशिया, ये उत्तरी पश्चिमी एशिया। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, सबके नाम देख लो। याद करने हैं इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ स्थित है, कौन सी कंट्री की सीमा कौन से सागर से लगती है, कौन से द्वीप से लगती है, कौन से देश से लगती है। ये अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मरुस्थल कहाँ है, मैदान कहाँ है, नदियाँ कहाँ से निकलती है, झीलें कहाँ है, कौन सा उद्योग कहाँ होता है, कहाँ की जलवायु कैसी है, और कौन से खनिज कहाँ निकलते हैं, और कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ की जनसंख्या कम है। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। ये फिर मैं आपको आगे जैसे जैसे थ्योरी कराती जाऊंगी ना, वैसे वैसे समझाती जाऊंगी। ये यहाँ से शुरू होता है एशिया महाद्वीप, है। तो हम एशिया महाद्वीप को डिवाइड करेंगे। जैसे पूरे वर्ल्ड को हमने जो पूरा वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की जो भौतिक स्थिति पढ़ रहे हैं हम, हैं। तो उसको हमने क्या महाद्वीपों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। अब महाद्वीपों में भी जो महाद्वीप हैं उनको भी हम भागों में डिवाइड करेंगे कि हाँ कौन सा कितने कितने भागों में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में हम उसकी पूरी भूगोल स्थिति पढ़ेंगे, हैं। ताकि आप अगर एक बार यहाँ पढ़ लो ना, आपका एक बार अगर यहाँ क्लियर हो जाते हैं महाद्वीप, उसके बाद में आप कहीं रुको नहीं, है। और आपका काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाए। आपको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में मुझे यहाँ से कंटेंट मिला, और जो कंटेंट मैंने पढ़ा है यहाँ से उससे क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि आज मैंने कल मैंने कराया था उसका प्रीवियस ईयर के भारत के भूगोल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे कल, है। तो उसमें से सारे जो मैंने टॉपिक सिलेबस का कराया ना, सारे क्वेश्चन वहाँ से पढ़े थे। अब ये देखिए एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को हमने कितने भागों में बांट रखा है, यहाँ पे 6 भागों में। दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, और दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और साइबेरियन एशिया, है। हमने 6 भागों में एशिया को बांट लिया। अब 6 भागों के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, हैं। और उन कंट्रीज के अंदर अगर कंट्रीज का नाम आपको पता होगा ना, एशिया में ये देश आते हैं, तो उन देशों के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे कि हाँ कौन सा मरुस्थल कहाँ है, मैदान कहाँ है, और पर्वत पठार कौन से हैं, नदियाँ और झीलें कौन सी हैं, तो आपको जल्दी क्लिक करेगा माइंड में। अगर सारी चीज़ों को मिला के पढ़ोगे तो फिर समझने में थोड़ी समस्या होगी, है। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया है, इसके अंदर आता है बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की आदि। मुस्लिम कंट्री ज्यादा इसमें है। फिर दक्षिण एशिया में आता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान आदि, हैं। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि। फिर इधर पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान
और फिर मध्य एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। साइबेरियाई प्रदेश है रूस है। साइबेरियाई प्रदेश के अंदर ओनली एक ही देश है और वो है रूस। इसको तो याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब पढ़ते हैं थ्योरी। विश्व के कुल भूभाग का लगभग पूरा जो विश्व है उसके अंदर एशिया जो है वो कितने प्रतिशत पर स्थित है? तो एशिया जो है वो लगभग 32% एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसका क्षेत्रफल 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से कैसा है ये मैं पहले आपको थ्योरी कराती हूँ, फिर मैपिंग के थ्रू समझा दूंगी, क्योंकि मैपिंग जैसे ही मैंने पीछे लगा रखी है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा उससे। है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 उत्तरी अक्षांश के मध्य कितना है? 10 डिग्री अक्षांश से 80 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। परंतु एशिया की मुख्य भूमि का संपूर्ण भाग विषुवत के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? विषुवत जो पूरा एशिया वो विषुवत जो उससे उत्तर में स्थित है, तथा इसका पूर्व पश्चिमी विस्तार 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 पश्चिमी देशांतर तक है। कितना है इसका देशांतर? 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 पूर्वी देशांतर। वो हमने जो ऊपर पढ़ा वो अक्षांशीय विस्तार था, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये देशांतरीय विस्तार है। इस प्रकार देशांतरीय दृष्टि से एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया तथा यूरोप के मध्य यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, अकाकेस पर्वत, काला सागर सीमा बनाते हैं। कौन? एशिया और जो यूरोप कंट्रीज हैं। एशिया और ये जो है ना, ये एशिया, ये वाला जो एशिया का हिस्सा है, ये वाला जो एशिया का हिस्सा है ना, इतना इसमें, और ये जो यूरोप है इसके कौन बनाता है? काकेक्स पर्वत, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर जहां भूमध्य सागर इसकी सीमा बनाते हैं। इधर से ये इधर अफ्रीका शुरू हो जाता है, तो ये जो है ये इसकी सीमा बनाते हैं। जबकि न्यू गिनी द्वीप एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य की सीमा माना जाता है। न्यू गिनी द्वीप जो वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो नीचे स्थित है, नीचे की साइड में, उसका जो बीच की जो सीमा मानी जाती है एशिया की ऑस्ट्रेलिया की, वो माना जाता है न्यू गिनी द्वीप। तो इस नाम को आप अच्छे से याद कर लेना। इस महाद्वीप में भू आकृतियां, स्थल आकृतियां, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियां, मानव सभ्यताओं की विविधता पाई जाती है। किसकी? भू आकृतियों की विविधता पाई जाती है, और स्थलाकृति, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पति और मानव सभ्यताओं की विविधता इसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में। इसलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विषमताओं का, क्योंकि विषमता ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, एशिया 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। एशिया जो है वो तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। तो पूर्व में है प्रशांत महासागर। कौन सा है पूर्व के अंदर? प्रशांत महासागर। दक्षिण के अंदर है हिंद महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर बर्फ से ढका हुआ है। पश्चिमी सीमा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। जो पश्चिमी सीमा इसकी वो आर्टिफिशियल मतलब बनाई हुई है, मानव की है। एशिया महाद्वीप मुख्य भूमि, उत्तरी बिंदु जो है वो चिल्यूस्कियन अंतरीप सागर। कौन सा? चिल्यूस्कियन अंतरीप, जो रूस अंतरीप है, रूस 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्दर्न में है। दक्षिणी बिंदु जो है तानजुंग पियाई मलेशिया 1 डिग्री 40 मिनट नॉर्दर्न में है। फिर पूर्वी बिंदु देजनोवा अंतरीप। कौन सा? देजनोवा अंतरीप साइबेरिया रूस के अंदर 169 डिग्री 40 मिनट है वेस्ट के अंदर। पश्चिमी बिंदु वास्पोरस अंतरीप तुर्की 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट में है। एशिया का उच्चतम तापमान, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एशिया का उच्चतम तापमान, देखो ऐसा मुझे भी पता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको याद करने में समस्या होती है, लेकिन ऐसा है कि माँ के पेट से कोई कुछ नहीं सीख के आता, सब तो आके धरती पर ही सीखते हैं। आपका जो अपना भी नाम होगा ना, वो भी आपने पहली बार सुना होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये मेरा नाम है। कभी अपनी मम्मी से सुना होगा, फादर से, बहन भाइयों से, पड़ोसी से सुना होगा ये मेरा नाम है। फिर आपने कभी ये भी सोचा होगा कि इसका अर्थ क्या होता है इस नाम का, पूछा भी होगा पेरेंट्स से कि इसका अर्थ क्या होता है इस नाम का, आपने मेरा नाम क्यों रखा है। तो ऐसा होता है। तो अगर कोई नया नाम आ रहा है ना, उसको याद करना है, तो उसको याद आपको एज इट इज ही करना करेगा, चाहे आप रटो और चाहे कुछ भी करो। तो ये जो नाम है ना, थोड़े सिल्यूस्किन, तांजू पियाई, देजनो अंतरीप
फास्फोरस, संतरीप, इनको आपको एज इट इज याद करना होगा, चाहे तो आप इन्हें रटो चाहे आप इन्हें याद करो। हाँ, एशिया का उच्चतम तापमान 54 सेंटीग्रेड इजराइल के तिरात जवी, जबकि न्यूनतम तापमान -69 सेंटीग्रेड साइबेरिया के बरखोयास में पाया जाता है। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा तापमान जो पाया जाता है वो 54 सेंटीग्रेड इजराइल के तिरात जवी के अंदर पाया जाता है। कौन सी जगह? ये जो जगह तिरात जवी। और सबसे कम जो तापमान है वो -69 सेंटीग्रेड साइबेरिया के अंदर पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के द्वीपों को सागर तटों की लंबाई छोड़कर उसकी समुद्री तट 69 किलोमीटर लंबा है। द्वीपों के सागरों की तटों, जो द्वीप है ना, उनके सागरों को तटों को छोड़कर डायरेक्ट अगर कंट्रीज जो हैं उन कंट्रीज की जो सीमा को मापा जाए तो जो समुद्री सीमा है एशिया महाद्वीप की वो है 69,000 किलोमीटर। यहाँ के भू क्षेत्र का औसतन विस्तार उत्तर से, यहाँ के जो भू क्षेत्र का औसतन विस्तार है उत्तर से दक्षिण 6,440 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 9,650 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर से दक्षिण की ओर 6,440 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 9,650 किलोमीटर है। फिर है एशिया का भौतिक विभाजन। एशिया का भौतिक विभाजन किस तरीके से किया गया है? तो इसके अंदर आप देते हो 5 विभागों में। भौतिक विभाजन का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ों को हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस हिसाब से कितने विभागों में एशिया को बांटा गया है तो वो चीज़ यहाँ दी हुई है। तो इस हिसाब से 5 विभागों में बांटा। उत्तरी निम्न भूमि, यानी उत्तर की साइड के अंदर निम्न भूमि है एशिया के। फिर मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ, फिर बीच में अगर आप आते हो तो पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी आपको। और फिर दक्षिण के अंदर आते हो तो आपको पठार मिलेगा जो कि अपने भारत के अंदर है। और फिर भी नदी घाटियां भी हैं, रिवर्स वैली। फिर द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, नदी घाटियां भी हैं और द्वीप समूह भी हैं। इस तरीके से 5 तरीके से जो है एशिया को भौतिक विभाजन में बांटा गया। अब उत्तरी निम्न भूमि है, तो उत्तरी निम्न भूमि कौन सी है? देखिए, आप एक काम कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला कि एटलस खरीदे, कंट्रीज के नाम याद कीजिए। जैसे मैं ये आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, अगर आपको कंट्रीज पता होगा ना कि एशिया के अंदर कौन सी कंट्री कहाँ स्थित है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करेंगी कि हाँ मैडम अभी जो उत्तरी भूमि की बात कर रही है और उत्तरी भूमि में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि उस जगह की बात हो, ये बात जो हो रही है वो उस जगह की बात हो रही है। फिर जैसे नीचे आऊँगी तो नीचे की जो कंट्रीज के नाम लूँगी कि हाँ जिस कंट्रीज के अंदर पठार भाग स्थित है, पठारी जो भाग है भूमि का वो इस कंट्रीज में स्थित है, आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा कि हाँ उस कंट्रीज, कम से कम कंट्रीज के नाम तो होने चाहिए याद। अगर अंदर कंट्रीज, अनदर जो कंट्रीज है उसके अंदर की सिटी वगैरह का और स्टेट्स का नाम नहीं पता है तो कम से कम कंट्री का तो पता होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो क्लिक करे। और बाकी कुछ स्थान अगर ऐसे होंगे कि जिनका आपको नहीं पता होगा कि हाँ ये कौन सी जगह है, तो मैं फिर मैप के अंदर दिखा दूंगी आपको कि ये यहाँ की बात हो रही है, यहाँ स्थित। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, कॉकस पर्वत कहाँ है, वो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला हिस्सा ही है, वैसे मैं आपको बता दूंगी। है, पढ़ते हैं उत्तरी निम्न भूमि। एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक विस्तृत निम्न भूमि है जो पश्चिम में यूराल पर्वत, पूर्व में लीना नदी के मध्य विस्तृत है। एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक विस्तृत निम्न भूमि है। उत्तरी भाग जो विस्तृत निम्न भूमि है जो पश्चिम में, किधर? यूराल पर्वत, यानी यूरोप और एशिया के जो बीच का, जो रूस और यूक्रेन वगैरह है ना, हाँ वहाँ का जो बीच का हिस्सा वहाँ पे है यूराल पर्वत, और लीना नदी के मध्य विस्तृत है। इस निम्न भूमि को साइबेरिया का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइबेरिया का मैदान है, जो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार, आपको पता है ना त्रिभुज किस आकार का होता है? इसका पश्चिमी भाग समतल और असादित शैलों से बना, जो पश्चिमी भाग है वो समतल है और असादित शैलों से बना हुआ है, जबकि इसका पूर्वी जो भाग है वो अपर्दित पठार के रूप में है। इस मैदान के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है, उत्तर की साइड में आर्कटिक महासागर स्थित, दक्षिण तथा पूर्व में पर्वतीय एवं पठारी भाग स्थित है। दक्षिण तथा पूर्व में, पूर्व पता है ना आपको किधर है? रूस का पूर्व किधर है उसकी बात हो रही है। जो रूस कंट्री है उसका जो पूर्वी हिस्सा वहां की बात हो रही है, और दक्षिण का जो हिस्सा है पर्वतीय एवं पठारी भाग स्थित है। नीचे जो तिब्बत पठार, और उसके जो चीन के अंदर और रूस के अंदर और जो वो है पर्वत पठार है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। है यह एक हिमानी घर्षित निम्न मैदान है। किससे घर्षित है? यानी हिमानी से घर्षण, ऊपर से नीचे जो बर्फ की सिल्लियां पड़ी ना उनसे घिस के बना हुआ मैदान है। यह मैदान में ओब, येनिसी और लीना नदियां प्रवाहित होती हैं, जो मध्य एशिया की उच्च भूमियों और पर्वतों में निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। जो मध्य एशिया की उच्च भूमियों और पर्वतों से निकलकर बहती, कौन सी नदियां बहती है? ओब, येनिसी और लीना। नदियों के नाम अच्छे से याद कर लेना, ओब, येनिसी और लीना।
है। अभी मैं ये थ्योरी बता रही हूँ, मैं आपको मैपिंग दिखाऊंगी कि ये जो ओब है, येनिसी है, और ये लीना नदी है, ये कहाँ से बहती है, कहाँ से कौन सी जगह से बहती है, ये भी सिर्फ थ्योरी करा रही हूँ आपको, है। तो उसमें भी दिखाऊंगी, तब जब उस वक्त आपके दिमाग में चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि ओब, येनिसी और लीना नदी मैडम ने थ्योरी में कराई थी, और अभी मैं मैप में बता रही कि ये देखो यहाँ से बह रही है ये नदी, है। तो अभी मैं सिर्फ थ्योरी करा रही हूँ। मध्यवर्ती पर्वत में श्रेणियां, अब मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? उत्तरी निम्न भूमियों के दक्षिण में, जो मैंने अभी निम्न भूमि पढ़ी उत्तर में, उसके दक्षिण में वलित पर्वत और पठारों का जाल विस्तृत है। वलित पर्वत जो है वो और पठारों का जाल स्थित है, जो एशिया के 20% भूभाग पर विस्तृत है। कितने भाग पर है? 20%। ये पर्वत एवं पठार उस महाद्वीप के मध्य में स्थित हैं। पामीर पठार से अनेक पर्वत, ये पर्वत एवं पठार इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ पे है? जो महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, इसके मध्य में ये स्थित है। पामीर पठार से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं से होकर मिलती है। पामीर पठार आपको पता है ना, पामीर जो पठार है वो जो अपना इंडिया है ना, इंडिया के जस्ट सिर के ऊपर पामीर पठार है। हाँ, मैंने आपको भारत के भूगोल में पढ़ाया है। ये पामीर पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत, क्योंकि ये विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा पठार। पामीर पठार से पश्चिम की ओर हिंदू कुश है। अगर पामीर पठार के पश्चिम की, यानी अपना जो भारत है ना, उसका जो श्रीनगर वाला हिस्सा है, श्रीनगर के ऊपर जो सिर है उसका, श्रीनगर का, वहां पे आप देखना मैप के अंदर पामीर का पठार है। तो उसके पामीर का जो पठार है उसके पश्चिम की साइड, दक्षिण की साइड, पूर्व की साइड और उत्तर की साइड। उत्तर की साइड तो आपने पढ़ लिया अभी हमने कि क्या कहते हैं वो है, ये निम्न भूमियां हैं। पामीर का पठार के पश्चिम की ओर हिंदू कुश है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। और उत्तर पूर्व की ओर तिएन शान है। उत्तर पूर्व की ओर ये तिएन शान जो चीन के अंदर है। तो जो उत्तर है और पूर्व हो उसके अंदर तिएन शान है। पूर्व की ओर कुनलुन शान है, ये भी चीन के अंदर है, कुनलुन शान है। एवं दक्षिण पूर्व की ओर काराकोरम, ये तो अपने अपने इसके अंदर पढ़ा है भारत के भूगोल में। वह हिमालय पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, दक्षिण पश्चिम के अंदर सुलेमान, किरधर, जाग्रोस पर्वत श्रेणियां स्थित है। कौन सी हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण चलो पश्चिम में जाके थोड़ा दक्षिण की ओर हो तो सुलेमान, किरधर, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर है। किरधर, जाग्रोस पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। अब मैंने आपको ये इतनी पर्वत श्रेणियां पढ़ा दी हैं। अब आपने ये थ्योरी पढ़ ली है। अब मैं इसको बताऊंगी मैप के अंदर है कि कौन सी चीज कहाँ पे स्थित है। तो चलो मैं आपको इंडिया का ही मैप बना के बता देती हूँ। यहाँ पे है ये पामीर का पठार है। तो इसके इधर की साइड में आओ तो आपको मिलेगा हिंदू कुश, और उत्तर पूर्व, उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व इधर की ओर जाओ तो तिएन शान, उत्तर फिर पूर्व की ओर जाओ तो कुनलुन शान है। उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर आओ, है दक्षिण पूर्व तो काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रेणियां। फिर दक्षिण पश्चिम की ओर आओ इधर तो सुलेमान, गिरधर और जाग्रोस पर्वत श्रेणियां हैं। और ये हमारा ये हम यहाँ से, ये हमारे इंडिया का मैप है। मान लो ये श्रीनगर वाला हिस्सा है, श्रीनगर। मध्यवर्ती पर्वतमालाओं के अंतर्गत वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे छोटी चोटी। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने भारत में पढ़ लिया वो भारत के भूगोल में। दक्षिणी पठार, अब दक्षिणी पठार जो है वो कहाँ स्थित है? मध्यवर्ती पर्वतीय पट्टी के दक्षिण में, या मैंने हमने मध्य पर्वतीय पट्टी पढ़ी, उसके दक्षिण में ये अनेक पठार हैं जो प्राचीन और सेलों से निर्मित है। किससे? जो प्राचीन सेलों से निर्मित है। ये सेल इन पर्वत श्रेणियों में से भी अधिक प्राचीन है। कितने हैं? पर्वत श्रेणी से भी अधिक प्राचीन। यह पठार एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि से दक्षिण की ओर निकलते हुए प्रायद्वीपों के बड़े भूभाग हैं। किधर की ओर? एशिया, जो मुख्य भूमि है एशिया की, उससे निकलते हुए दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये विस्तृत है। इनके अंतर्गत मुख्य 3 पठार शामिल किए जाते हैं। कौन से 3 पठार मुख्य शामिल किए गए हैं इसके अंदर? इसमें अरब का पठार, फिर दक्कन का पठार, ये भारत में है। उसके बाद में हिंद चीन का पठार, ये तिब्बत के अंदर है सम्मिलित। ये तीन ही हैं जो इसके अंदर सम्मिलित हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित अरब का प्रायद्वीपीय पठार, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित अरब का प्रायद्वीपीय पठार, पूर्व में फारस की खाड़ी। ये देखो हमने यहाँ पे पढ़े ना कि 3 पठार, उसमें पहला पठार ये रहा अरब का पठार, यहाँ उसी की बात हो रही है। अरब का प्रायद्वीपीय पठार, पूर्व में फारस की खाड़ी है। मैपिंग ओपन करो, अगर वो एटलस ओपन करो है तो पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर है और दक्षिण में अरब सागर से घिरा हुआ। कहाँ है? दक्षिण में अरब सागर से और पश्चिम में लाल सागर और पूर्व में फारस की खाड़ी। यह एक शुष्क एवं
रेतीला प्रस्थल मरुस्थल है। क्या है? शुष्क और रेतीला। प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित है एवं पठार गोंडवाना भूमि का भाग है। किसका है? गोंडवाना भूमि का भाग है। अगर आप इसको अपने हाथ में मैपिंग लेके करोगे ना कि हाँ मैपिंग के थ्रू इसको समझे तो और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो अब कंटेंट करा रही हूँ, बीच बीच में आगे पीछे अगर मैं स्लाइड्स करूंगी टाइम ज्यादा लगेगा उसके अंदर। दक्कन का पठार या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भी प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है जो आग्नेय व रूपांतरित क्षेत्रों से बना है। किससे? दक्कन का पठार आपने उसमें भारत के भूगोल में पढ़ा है ना। इस पठारी क्षेत्र में पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां तथा पूर्वी घाट में कम ऊंची व विच्छेदित पहाड़ियां पूर्वी घाट के रूप में विस्तृत हैं। हिंद चीन का पठार कंबोडिया, हिंद और चीन का जो पठार है ये तीसरी है ना। ये तो पहला पठार के बारे में दिया हुआ है, ये दूसरे पठार के बारे में दिया हुआ है, और ये तीसरे पठार के बारे में जो हमने पूछा। हिंद चीन का पठार कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। अब आप मुझे बता सकते हो कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जो कंट्रीज हैं वो कहाँ पे स्थित है? आपकी लोकेशन, आप मुझे उनकी लोकेशन बता सकते हो? अगर आपको वो लोकेशन याद है तो आपको इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी, आराम से समझ सकते हो। जो नदियों द्वारा अपरदित हो गया है। इस पठार के अंतर्गत सान, क्विचाऊ और यूनान के पठार सम्मिलित है। कौन से हैं? सान, क्विचाऊ। इन शब्दों को याद करो। सान, क्विचाऊ और यूनान के पठार स्थित है। किसके पठार? यूनान के पठार स्थित हैं। पाकिस्तान, अब कंट्री वाइज पढ़ेंगे, मतलब हमने एशिया शुरू किया। अब एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज के अंदर उन कंट्रीज के पर्वत कौन से हैं, वहां पठार कौन से हैं, मरुस्थल कौन से हैं, मैदान कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं, झीलें कौन सी हैं, जलवायु कैसी है, कृषि कैसे है, उद्योग कौन सा है, खनिज कौन से पाए जाते हैं। ये सारी चीजें कंट्री वाइज पढ़ेंगे, ताकि आपके, मैं जितना हो सकता है आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। हाँ, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाए। समझो, अगर आप रटोगे ना तो चीजों को भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि आप चीजों को समझो, ताकि आपको लंबे टाइम तक वो याद रहे हैं। और भूगोल, मैं बोलूँ ना, भूगोल आप जब भी ये लेक्चर लेके बैठो ना, प्लीज एटलस अपने हाथ में लेके बैठना। अगर आप एटलस लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैडम कौन सी जगह की बात कर रही है। और अगर आप, मैं ऐसे बोल दूं कंबोडिया बताओ कहाँ है, लाओस बताओ कहाँ है, और क्या कहते हैं, इन कंट्रीज की लोकेशन बताओ, अगर आपको इतना याद है तो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर इन जगह की पता नहीं है कि हाँ लाओस कहाँ, कंबोडिया कौन सी कंट्रीज कहाँ स्थित है, तो आपको समझ, म्यांमार कौन सी कहाँ स्थित है, तो समझने में थोड़ी समस्या होगी। इसलिए आप लेके बैठो एटलस। ओके, पढ़ते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र है। वर्ष 1900, आप पाकिस्तान के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे तो सब्जेक्ट के अंदर है, सिलेबस के अंदर, तो मेरा पढ़ाना मेरा फर्ज है। और ऑलमोस्ट आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि आप इसके बारे में जानते हो। जो वर्ष 1947 से पहले भारत का अविभाजित भाग था, स्वतंत्रता के समय हुए भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप यह स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान भारत का पश्चिमी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, जो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र है। किसका है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी। ये आप पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। वर्तमान पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र के रूप में प्रारंभ पाकिस्तान से दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान। परंतु 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने आंदोलन करके बांग्लादेश नामक पृथक स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 के अंदर हुई थी। और उसके अंदर इनको आज़ाद कराने में, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारी जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग था। अगर वो इनको सपोर्ट नहीं करती तो शायद ये आज़ाद होते भी नहीं। उन्हीं के सपोर्ट से ये आज़ाद हुए हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। पाकिस्तान का संवैधानिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। क्या है? संवैधानिक जो नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। फिर है भौतिक लक्षण। अब हमने जो पढ़ा था पहले वो पढ़ा था हमने, ये पॉलिटिकली जो चीज है वो पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे भौतिक लक्षण है। तो भौतिक लक्षण, पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित इकाइयों में बांटा गया है। कितने बांटा हुआ पाकिस्तान? आप इमेज कीजिए पाकिस्तान के नक्शे के बारे में। आप दिमाग में ये लाइए कि पाकिस्तान का नक्शा है कैसा, उसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ऐसे इमेज कीजिए। उसके बाद में इतना इमेज कर लिया आपने, मतलब पॉलिटिकली जो मैप था पाकिस्तान का आपने माइंड में इमेज कर लिया। अब आपको भौतिक जो चीजें हैं वो मैं बताऊंगी कि हाँ पाकिस्तान में कौन किधर चीज है, आप उसको भी दिमाग में इमेज कीजिए। क्योंकि दिमाग में उस चीज को आप इमेज करोगे ना, पाकिस्तान को तो मुझे पता आप श्योर कर लोगे। क्यों? और किसी कंट्री का तो क्या पता नहीं हो इमेज, लेकिन पाकिस्तान तो हिंदुस्तानियों के दिमाग में हमेशा ही रहता है, तो उसको तो आप आराम से कर लोगे। पश्चिम में स्थित पर्वतीय और पठारी भाग, कौन सा? पहला भाग जो वो पश्चिम में स्थित
पर्वतीय और पठारी भाग। पश्चिम में किधर की साइड, पाकिस्तान की पश्चिम की साइड कौन है, अफगानिस्तान है, हैं? तो पश्चिम पश्चिम की साइड पर्वतीय और पठारी भाग है। उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रेणियां, उत्तर और पश्चिम की पर्वत श्रेणियां, और बलूचिस्तान का पठार, ये दो भागों में बटा है। फिर है पूर्व में स्थित सिंधु का मैदान क्षेत्र। पाकिस्तान के पूर्व के अंदर कौन है, हम है, हैं? तो हम हमारे सिंधु नदी हमारे भारत से ही होके जाती है, तो सिंधु का मैदानी क्षेत्र मतलब नदियां जहां से बहती मैदानी क्षेत्र बना देती हैं, है? तो पंजाब का मैदान, अब थार मरुस्थल। अब आप सोचो कि थार मरुस्थल तो अपने हिंदुस्तान में है, पंजाब भी अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में कैसा चलेगा? तो बच्चा देखो ऐसा है, अपने हिंदुस्तान की जो जो स्टेट्स पाकिस्तान के बॉर्डर में लगते हैं ना, जो इधर की साइड स्टेट है सेम पाकिस्तान की साइड में भी वही स्टेट है, उन्होंने भी उनका नाम वही रखा है, और भौगोलिक जो स्थिति है वो हमारे ही जैसी कुछ कुछ उनकी भी। जैसे आधा मरुस्थल अपने भारत में आ गया, आधा मरुस्थल पाकिस्तान में रह गया, आधा जो पंजाब का हिस्सा वो अपने भारत में आ गया, आधा पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में रह गया, तो उन्होंने भी सेम वही रखा, और ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर भी उनका वही है जो अपने भारत में है। और ये वाला जो ऊपर वाला है वो अफगानिस्तान के साथ मैच करता है, उनका पठारी भाग। आधा जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान में है, और आधा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में, उसको हम पाकिस्तान में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो नीचे पंजाब का मैदान थर का मरुस्थलीय हमने भारत के साथ भारत में पढ़ा है ना, और अब यहाँ फिर दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि अटैच है ये पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग है भारत के साथ है, तो वो आधा इधर हमने पढ़ा, अब आधा पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। वैसे जो पठारी भाग है ना ऊपर, ये पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान में भी पढ़ेंगे, देखना। इधर आते हैं, पाकिस्तान के पश्चिम भाग में बलूचिस्तान का पठार है। क्या है? बलूचिस्तान का पठार। किरधर, सुलेमान और हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियां दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही क्रम में आती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही क्रम में स्थित है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? किरधर, सुलेमान और हिंदू कुश। कौन सी है? किरधर है, सुलेमान है और हिंदू कुश है। ये दक्षिण से उत्तर के एक क्रम में जाती हैं। बलूचिस्तान में सुलेमान श्रेणी रीढ़ की भांति स्थित है। कैसे है? रीढ़ की भांति स्थित है सुलेमान जो श्रेणी है बलूचिस्तान में है। इस श्रेणी को केवल दो दर्रों, हिंदू कुश श्रेणी में स्थित खैबर दर्रा और किरधर श्रेणी में स्थित गोमल माध्यम से पार किया जा सकता है। यानी खैबर और गोमल दर्रों से इनको पार किया जा सकता है। किसको? हिंदू कुश को और किरधर श्रेणियों को, है। अब ये कौन सी, जैसे कि रहा हिंदू कुश और किरधर, ये दक्षिण से उत्तर के क्रम में स्थित हैं। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में क्वेटा, बन्नू व पेशावर के मैदानी भाग स्थित है। इन नामों को याद करना होगा। क्वेटा, बन्नू व पेशावर के मैदानी भाग स्थित हैं, जिन्हें सुलेमान श्रेणी सिंधु के मैदान से पृथक करती है। कौन करती है? सुलेमान श्रेणी सिंधु के मैदान से पृथक करती है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में हिंदू कुश के दक्षिण पूर्व में पोटवार का पठार स्थित है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में हिंदू कुश के दक्षिण पूर्व में, हिंदू कुश जो पर्वत है उसके दक्षिण, आप इमेज करो दक्षिण की हिंदू कुश कहाँ स्थित है, और फिर उसका जो दक्षिण पूर्व है उसमें पोटवार पठार स्थित है। ऐसे इमेज करके पढ़ोगे तो याद आएगा। जो सामान्य शुष्क क्षेत्र है, यह समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ? समुद्र तल की 300 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। पूर्व में सिंधु नदी द्रोणी एक विशाल मैदान है जो उत्तर में पोटवार पठार से दक्षिण में अरब सागर तक विस्तृत है। कहाँ है? उत्तर में पोटवार जो पठार है वहां से लेके दक्षिण में अरब सागर तक ये स्थित है। सिंधु नदी पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, हाँ होती है। पूर्व में इसमें चिनाब, रावी और सतलज नदियों की सम्मिलित धारा एवं पश्चिम से काबुल नदी आकर मिलती है। कौन मिलती है? पश्चिम से काबुल नदी आके मिलती है। इमेज करो, इमेजिनेशन करो, हाँ। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से अनेक नहरों का निर्माण किया गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से अनेक नहरों का निर्माण हुआ है। भारत से निकलने के बाद में सिंधु जो नदी है वो इसके अंदर प्रवेश करती है, पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर जाके काफी नहरों का निर्माण करती है, इसलिए इसे नहरों का देश कहा गया। पाकिस्तान की दक्षिण पूर्वी हिस्सा सीमा पर मरुस्थल प्रदेश स्थित है। यह मरुस्थलीय भाग भारत के थार मरुस्थल का ही अंग है। यही चीज मैंने आपको बताई ना कि हमारे जो स्टेट अटैच हैं उनका ही कुछ हिस्सा उधर गया हुआ है, जो सेम उन्होंने नाम रखा है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्वात घाटी स्थित है। कौन सी? उत्तर पश्चिमी, जगह का नाम याद रखना है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्वात घाटी स्थित है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग। अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो पड़ोसी राष्ट्र है वो अफगानिस्तान है। यानी पाकिस्तान के पश्चिम की साइड में जो स्थित है वो अफगानिस्तान है। तो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकली, पहले पढ़ेंगे अफगानिस्तान का पॉलिटिकली स्ट्रक्चर कैसा है। तो मुख्य बिंदु, तो विवरण।
ये देखो, ये इधर से अभी हमने पाकिस्तान पढ़ा ना, ये इधर है पोतवार पठार है, और इधर की साइड में मैंने बताया था ना, इधर है पठार, इधर है, इधर है, इधर है, और ये इधर, ये वाला जो हिस्सा है ये है अफगानिस्तान। इधर है तो अफगानिस्तान से टच होने वाला हिस्सा ये है, और ये जो मैदानी भाग, ये पठारी भाग है इधर वाला, पहाड़ी और पठारी वाला, और ये जो इधर है ये मैदानी हिस्सा है जो अपने भारत के साथ टच करता है। और जो किरधर सुलेमान जो पर्वत श्रृंखला है ना इनकी, वो इधर की साइड से ही है, जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की साइड में जाती है। और जो सिंधु नदी वाला हिस्सा है वो ये इधर वाला मैदानी भाग जो इधर वाला, और पर्वत पठार वाला जो हिस्सा पाकिस्तान का वो इधर वाला है। ये देखो, ये दिखा रखी है ना इधर, ये देखो, ये हरा हरा जो भाग दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो हरा हरा भाग दिख रहा है ये है सिंधु नदी का मैदान, और ये जो है ये किरधर सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो है ये यहां से गुजरती है। ठीक है, नदियों वाला बोलते हैं तो काफी, सिंधु नदी काफी सारी नहरें और झीलें बनाती है, वो इधर से बनाती है। हिंदू कुश जो है वो भी इधर ही है, हिंदू कुश का कुछ भाग तो पाकिस्तान में, कुछ इसमें है अफगानिस्तान में। बाकी लास्ट में और अच्छे से मैपिंग दिखा दूंगी, एक बार थ्योरी करा दूं ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो थ्योरी में और मैं भी डिस्टर्ब ना हूं। पढ़ रहे थे अपन अफगानिस्तान, हाँ। तो अफगानिस्तान की मुख्य बिंदु, राजधानी काबुल है। क्षेत्रफल जो है वो है 6,52,225 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। किसका है? अफगानिस्तान का है। जनसंख्या जो है वो लगभग 4 करोड़ है। भाषाएं जो है पोस्तो, डायरी, फारसी है। कौन कौन सी है? पाश्तो, डारी, फारसी, पाश्तो, डारी, फारसी। और सीमावर्ती देश जो है, दिशा देश, उत्तर में जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। कौन से हैं? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान उत्तर में, और पश्चिम में है ईरान, दक्षिण में है पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में है भारत। अब मैं पॉलिटिकली मैप दिखाऊं या आपको समझ में आ जाएगा वैसे ही? ये देखिए, एक, ये है पाकिस्तान जिसके बारे में अपन हमने अभी जस्ट पढ़ा है, हाँ। और ये है अफगानिस्तान, तो ये इधर ईरान है, इसके इधर तुर्कमेनिस्तान, और वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वो है। इधर थोड़ा सा चीन का हिस्सा है, और इधर ये पाकिस्तान है, थोड़ा सा बिल्कुल टच अपन भी करते हैं। ये इनका पॉलिटिकली पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान। हाँ, आ जाते हैं वापस अपनी थ्योरी के अंदर। अफगानिस्तान प्राचीन काल से एरियाना एवं मध्य काल में खुरासान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? एरियाना और खुरासान नाम से पाकिस्तान प्राचीन में, अफगानिस्तान प्राचीन में जाना जाता था। यह रूस और ब्रिटिश भारत के मध्य अंतस्थ राज्य था। क्या था? रूस और ब्रिटिश भारत के मध्य अंतस्थ राज्य, यानी बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट, जैसे नेपाल जो है ना, वो भारत और चीन के लिए बफर स्टेट का कार्य करता है। आया समझ बफर स्टेट क्या होता है? तो ये रूस और ब्रिटिश के लिए था। अफगानिस्तान एक स्थल रुद्र पठारी एवं पर्वतीय देश है। क्या है? स्थल रुद्र। स्थल रुद्र का मतलब ये है कि समुद्री सीमा अफगानिस्तान की कहीं नहीं लगती, चारों तरफ जो सीमा लगती है वो स्थल जो देश है उनकी ही लगती है। और पठारी एवं पर्वतीय देश है, मतलब वहाँ पठार ज्यादा पाए जाते हैं, पर्वत ज्यादा पाए जाते हैं। इसे 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। बात 6 हिस्सों में अफगानिस्तान को बांटा गया। भौतिक जो प्रदेश है इसके, वो 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के कौन से? अफगान, तुर्किस्तान और बैक्ट्रिया, पहला है। फिर हिंदू कुश, मैंने आपको बताया था ना, आधा पाकिस्तान में आधा हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर है। फिर बदख्शा, बदख्शा, इन नामों को याद करना ऐसा ही। काबुलिस्तान, दक्षिण एवं पश्चिम के मरुस्थल, है। फिर है हजारा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार हो गए भौतिक स्वरूप से, है। फिर अफगान, तुर्किस्तान और बैक्टीरिया अफगानिस्तान के विशाल तुर्कमेनिस्तान के मैदानों का एक भाग है। क्या है? अफगान, तुर्किस्तान और बैक्टीरिया, जो हमने पीछे पढ़ा ना, ये देखो, बैक्टीरिया, तुर्किस्तान और अफगान, ये वाला जो हिस्सा है वो है मैदानी भाग।
विशाल तुर्कमेनिस्तान के मैदान का एक भाग है जो देश के उत्तर पश्चिम में, किधर स्थित है ये, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान के सीमावर्ती प्रदेश में विस्तृत है। देश के मध्य में पूर्व पश्चिम दिशा में हिंदू कुश, मध्य में पूर्व पश्चिम जो हिस्सा है, कौन सा है, पूर्व और पश्चिम दिशा में हिंदू कुश प्रदेश विस्तृत है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग को बंदक्सा, उत्तर पूर्वी जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग यानी अफगानिस्तान तुर्किस्तान के पूर्व में को बदक्सा नाम से जाना जाता है। मैंने अभी हमने जो 6 भौतिक स्वरूप पढ़े उसमें बदक्सा भी एक स्वरूप का नाम है। फिर देश की राजधानी काबुल के चारों ओर विस्तृत प्रदेश को काबुलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबुलिस्तान। जो काबुल जो राजधानी अफगानिस्तान की, उसके चारों तरफ का जो हिस्सा है उसको काबुलिस्तान कहा जाता है, जो अफगानिस्तान का सबसे संघन आबादी वाला राज्य है। हजारा अफगानिस्तान की मध्यवर्ती भाग में स्थित एक पर्वतीय प्रदेश है। हजारा जो हमने पीछे पढ़ा था ना भौतिक विभागों में, वो एक पर्वतीय प्रदेश है। अफगानिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी भाग, कौन सा भाग अफगानिस्तान का, दक्षिणी पश्चिमी भाग मरुस्थल है जो ईरान की सीमा तक विस्तृत है, जहां चलवासी बलूचा जनजाति निवास करती है। ईरान की सीमा से एक टच हो रखा है और यहाँ ईरानी चलवासी सीमा, चलवासी बलूच जनजाति, कौन सी, चलवासी, यानी ये चलती जाता, चलवासी बलूच जनजाति यहाँ निवास करती है। उसके बाद हम आते हैं स्थलरुद्र होने तथा महाद्वीप के आंतरिक भाग में अवस्थित होने के कारण अफगानिस्तान की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। कैसी है, एक तो स्थलरुद्र है, मतलब चारों तरफ सिर्फ स्थल ही है, समुद्री सीमा कहीं टच करती नहीं है। और उसके बाद में यह आंतरिक अंदर स्थित है, मतलब बीच में स्थित है ये, है। इस वजह से इसकी जो जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। यह शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म, मतलब सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है वहाँ और गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा है। शीत ऋतु में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से अल्प वर्षा होती है। जो शीत ऋतु में वो जो भूमध्य सागर से आता है ना, तो भूमध्य सागर से जो भूकंप तूफान बन के आता है जो हमारे यहाँ मावठ की वर्षा करता है, उसकी वजह से भी यहाँ कुछ शीत ऋतु में वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों से अलग वर्षा होती है। हाँ, उत्तरी भाग आर्द्र जलवायु वाला है। जो इसका उत्तरी भाग है वो आर्द्र जलवायु वाला है, मतलब इसका जो उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान वाला भाग है जो टच करता है वो भाग जो वो आर्द्र जलवायु का, जबकि दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग की जलवायु मरुस्थलीय प्रकार की है। दक्षिण और पश्चिमी, नीचे दक्षिण और पश्चिम की साइड ईरान से टच करता है ना, वो जो है मरुस्थली है और उसका इनका जो मरुस्थल का हिस्सा है वो ईरान तक है, आगे ईरान में भी मरुस्थल है। फिर अफगानिस्तान में कृषि भूमि कुंजुद, हरिरुद्र, हेलमंद तथा काबुल नदी की घाटियों में विस्तृत है। अब ये आ गई नदियां, तो अफगानिस्तान में कृषि भूमि जो है वो कुंदुज, हरिरुद्र, हेलमंद तथा काबुल नदी की घाटियों में स्थित है। ये नदियों के नाम है, याद कर लेना इसको, है। तो भूमि कुंदुज, हरिरुद्र, हेलमंद, काबुल नदी, ये मैं आपको मैप दिखाऊंगी, उसमें नदियां दिखाऊंगी, आप थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका नाम याद कर लो। मैं जब मैपिंग दिखाऊंगी वापस तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि ये नदियां कहाँ स्थित है, कौन कौन सी है, कुंदुज, हरिरुद्र, हेलमंद तथा काबुल। कुंदुज मुझे पता है थोड़े से अटपटक नाम है लेकिन याद तो करने होंगे ना। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ड्रग्स पर आधारित है। यह विश्व का 90% से अधिक अफीम उत्पादक करता है। ये लो, अफगानिस्तान में खनिज संपदा का अभाव पाया जाता है, परंतु कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस, कोयला, लोहा, तांबा तथा नमक का उत्पादन किया जाता है। क्या कहता है, प्राकृतिक गैस, कोयला, लोहा, तांबा तथा प्राकृतिक गैस का नमक का उत्पादन किया जाता है। अफगानिस्तान की अधिकांश जनसंख्या देश के उत्तर पूर्वी भाग में काबुल तथा इसके आसपास की नदी घाटियों में रहती है। जनसंख्या जो होती है वो नदी घाटियों के नजदीक ही रहती है। किसी भी कंट्री में देख लेना, ज़्यादा जनसंख्या की बसावट जो होगी वो नदी घाटियों के नज़दीक होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी मिल जाता है, पानी मिलता है तो खेती अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और अगर वहाँ उद्योग बसे हैं तो औद्योगिकरण के लिए भी पानी चाहिए होता है। हाँ, तो चाहे आप जब कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा तभी सेवा क्षेत्र भी स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं सेवा क्षेत्र भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए अधिकतर जो दो जो क्षेत्र हैं, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, वो दोनों ही नदियों के किनारे ही बसाए जाते हैं ज़्यादा करके, और आबादी ज़्यादा वहीं पर मिलती है। देश के मध्य भाग में हजारा वर्ग प्रमुख है। कौन सा प्रमुख है, हजारा वर्ग है। कृषक तथा पशुचारक है, जो कृषक और पशुचारक है। तुर्कमेनिस्तान की सीमावर्ती भागों में तुर्कमेनिक वर्ग के लोग
रहते हैं। तुर्कमेनिस्तान की जो सीमावर्ती भाग है उसके अंदर तुर्कमेनी लोग रहते हैं। काबुल के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में काफिर वर्ग की प्रधानता है, मतलब जातियां भी दे रखी कौन सी जातियों के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। तो काबुल के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में काफिर वर्ग के लोग रहते हैं। कौन से काफिर? काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है और वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। हाँ? गजनी, कंधार, मंजारे शरीफ तथा हेरात अन्य प्रमुख नगर हैं। कंधार यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा जो है कंधार वो भी प्रमुख है। और अन्य नगर कौन से है? गजनी, गजनी पिक्चर से नाम याद कर लेना। कंधार, कंधार भी सुना होगा। मंजारे शरीफ और हेरात। अफगानिस्तान की सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा, सर्वोच्च सभा जो अपनी लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे यहाँ की जो संसद है उसकी जो सर्वोच्च सभा उसको लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लोया जिरगा। अच्छे से याद कर लेना, लोया जिरगा। अफगानिस्तान के जाम की मीनार और बामियान घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको अफगानिस्तान की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो जाम की मीनार। किसकी मीनार? जाम की मीनार है। और बामियान घाटी, कौन सी घाटी? बामियान घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अब आता है नेपाल। है तो नेपाल मेरे हिसाब से तो अपनी जो भारत की अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज हैं इनको तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही होंगे, सुना ही होगा नाम है। क्योंकि अगर जिनके भूगोल नहीं भी है नाम तो उसको भी अपने या तो जूनियर से सुन लिया होगा नाम या फिर सीनियर से सुन लिया होगा, अपने कलीग्स से सुन लिया होगा जिसके भूगोल सब्जेक्ट नहीं है, या फिर अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, उसमें सुन लिया होगा। तो ऑलमोस्ट जो पड़ोसी कंट्री है इनमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो 6, 7, 8 इवन 10th क्लास का मान लो, 10th क्लास के बच्चे तक को भी पता होता है। क्योंकि न्यूज़ भी सब देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो आप स्क्रीन रोल करते हो उसी में आ जाती हैं सारी चीज़ें। कोई नई घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर, धार 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 रील्स बनती जा रही हैं और सब देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आया तो सब कुछ देख लिया, ये कहाँ हो? पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ है? पड़ोसी राज्य है। क्यों? फिर पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली पाकिस्तान की, फिर पूरी चेनाब नदी, सिंधु नदी का जो 1960 का समझौता था सब पढ़ डाले। क्योंकि उस न्यूज़ में सब कुछ आ रहा था कि पानी बैन कर दिया है, मोदी जी ने पानी बंद करा दिया है। तो वो न्यूज़ में आती रहती हैं। तो ये जो मेरे कहने का सारांश है, जो पड़ोसी वाली जो कंट्रीज है ना, ये तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता ही होंगी कि हाँ ये कंट्रीज कहाँ स्थित है, इनकी जो सीमा लगती है वो कहाँ लगती है। बाकी अगर अलग जो अपन पढ़ेंगे जैसे अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका पढ़ेंगे, वो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया हो कि उनकी जो कंट्रीज है वो नहीं हो कि कौन सी कंट्री कहाँ स्थित है। लेकिन ऑलमोस्ट जो अपनी इंडिया, ये एशिया की जो कंट्रीज है ये तो नहीं होनी चाहिए। इतना अवेयर तो होना चाहिए बच्चों को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं भी आता है तो भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। सीखने में कोई बुराई नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब आके धरती पे ही सीखते हैं। सीखने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। है कुछ नहीं आता है सीख लो। सीखने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको नहीं पता था नेपाल कहाँ है, मैंने आपको बता दिया कि नेपाल भारत का ही कि जो क्या कहते हैं उत्तर पूर्व में एक कंट्री है, ऊपर उसके तिब्बत है, नीचे हम लोग हैं। और उत्तर में, पूर्व में भी हम लोग हैं, पश्चिम में भी हम लोग ही हैं और दक्षिण में भी हम लोग हैं। बस उत्तर में चीन है। जो चीज़ 5 मिनट पहले आपको नहीं पता थी 5 मिनट बाद आपको पता है। अब आप सब जानते हो नेपाल के बारे में। और 15 मिनट बाद में पढ़ाने के बाद में आपको सब कुछ पता होगा। आप नींदों में भी नेपाल के बारे में बोलोगे। बस इसे सीखना कहते हैं। जो चीज़ आपको 5 मिनट पहले नहीं पता थी वो 5 मिनट बाद में पता लग गई, सीख लिया आपने। और अगर आप ये घबराते सोचते मैं नहीं सीखूं, मुझे तो नहीं आ गया, पता नहीं क्या सोचेंगे कि इसको नहीं आता है, मैं शर्म करूं, है ये चीज़ अगर आपके अंदर हेजिटेशन होगी ना, तो इस हेजिटेशन वाले पर्सन कुछ भी नहीं सीख सकता और वो अंधेरे में ही जीता है। इसलिए कभी भी सीखने में शर्माओ मत। जो नहीं पता उससे पूछ लो, 2 मिनट बाद में आपको सब कुछ पता होगा। जो आपको 2 मिनट पहले नहीं पता है वो 2 मिनट बाद में सब पता होगा, अगर आपने पूछ लिया और उसको जान लिया, सोच लिया, समझ लिया और अपने दिमाग में बिठा लिया। तो इसलिए मैं तो यही बोलती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ज़िंदगी पैदा होने से लेकर मरते दम तक सिखाती है और आप सीखते चलो, ज़िंदगी के इम्तिहान देते चलो, क्लियर करते चलो। हाँ, अगर आपका माइंड फोकस्ड रहेगा ना एक जगह, तो आप ज़िंदगी का हर इम्तिहान, और ये तो कुछ भी नहीं है, आप जो अभी इम्तिहान की तैयारी करो ये इम्तिहान सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, है कि हाँ एक पार्ट लाइफ का है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हैं और आपने उसकी तैयारी की, एग्ज़ाम दे दी। ये सिर्फ एक छोटा सा इम्तिहान, और भी बहुत सारे इम्तिहान आएंगे हैं। तो उस वक्त भी चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, माइंड को फोकस रखना है और फोकस रख के आप जल्दी उस चीज़ से निकल जाओगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सीखना मतलब कहने का सारांश ये, ज़िंदगी हर मोड़ पर सिखाती है और आपको हर मोड़ पर सीखते रहना है और फोकस्ड रहोगे, सीख के वहीं पर चीज़ों को क्लियर करके आगे निकलना है। ओके डन। नाउ इधर आ जाओ, नेपाल पढ़ते हैं। सामान्य परिचय। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्षेत्रफल है वो है 1,47,100
47,181 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है लगभग 3.07 करोड़ है। भाषा है मैथिली और नेपाली। नेपाली तो सबने सुनी होगी, मेरा जहाँ ख्याल तक है। नई कौन सी है? मैथिली है। तो आपको याद करने की जरूरत मैथिली को है, नेपाली को नहीं है, याद होगी नेपाली तो। सीमावर्ती जो देश है कौन से? उत्तर में चीन है, तिब्बत है, पूर्व में भारत, सिक्किम और पश्चिम जो हमारे पूर्व में भारत है, इसके जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो स्टेट है वो लगते हैं, और पश्चिम भारत में उत्तराखंड है, पश्चिम में फिर हम है उत्तराखंड में, दक्षिण में फिर हम है उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट लगते हैं। फिर है नेपाल की सीमा पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भारत से 3 ओर से घिरी है तथा उत्तर में तिब्बत से स्पर्श करती है। ये भारत का तिब्बत के मध्य एक अंतस्थ राज्य है, बफर स्टेट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया था के रूप में स्थित है। इस प्रकार यह स्थल आबद्ध यानी क्या कहते हैं, लैंडलॉक है, मतलब चारों तरफ से जमीनी है, इसके कहीं पे भी समुद्री सीमा नहीं लगती है। नेपाल 26 डिग्री से 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री से लेकर 15 मिनट से 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ये इनका अक्षांशीय मान है और ये नेपाल का देशांतरीय मान है। भौतिक लक्षण। अब भौतिक स्वरूप कैसा है नेपाल का भौगोलिक उच्चावच बहुत विषम है। उसकी जो भौगोलिक उच्चावच है वो बहुत विषम है? इसका 3/4 भाग पर्वतीय है? 3/4 भाग जो पर्वतीय है, सामान्य इसे 3 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। जैसे ये मान लो नेपाल है, ऐसा ही है मैप उसका, तो 3 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। 1, 1, 2, 3 ऐसे है। जिसे तराई प्रदेश, इसका दक्षिणी भाग निम्न उच्चावच वाला मैदान है जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। ये वाला जो है ये तराई प्रदेश है, तराई। यह प्रदेश 50 से 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चौरस मैदान देखो मैंने चौरस ही बनाया। विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर वृहद हिमालय श्रेणी में देश के उत्तरी भाग में नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो वो नेपाल और तिब्बत की ये वाली जो सीमा है ना, ये वाली जो सीमा ऊपर, इसके ऊपर ये तिब्बत ही है, चीन का हिस्सा यहाँ पर स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है नेपाल के? ये जो माउंट एवरेस्ट की हिस्सा है तिब्बत और नेपाल के बीच का, जिसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, हिमालय का एक पार्ट है, उसको नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। फिर है ये वृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी है। क्या है? वृहद हिमालय के दक्षिण के मध्य हिमालय में महाभारत की श्रेणी। ये यहाँ मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियाँ काठमांडू व अन्य घाटियां विस्तृत हैं। काठमांडू घाटी महाभारत श्रेणी एवं वृहद हिमालय के मध्य स्थित है। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत लेख श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी के पूर्व में स्थित महाभारत लेख श्रेणी तथा चूरे श्रेणी के मध्य अनेक घाटियां हैं। देखो यहाँ वृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणियां हैं। कहाँ पे है महाभारत श्रेणियां? ये वाला जो है बीच वाला है। यहाँ मध्य ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। काठमांडू अन्य घाटियां स्थित है। काठमांडू व अन्य घाटियां यहाँ स्थित हैं। काठमांडू घाटी महाभारत की श्रेणी एवं वृहद हिमालय के मध्य स्थित है। वृहद हिमालय और महाभारत की जो श्रेणी उसके मध्य ये स्थित है। ये मैंने बताया नहीं, बीच वाले हिस्से की बात हो रही है सारी। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत लेख श्रेणी के नाम से आता कहते। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में और स्थित और लघु हिमालय श्रेणी को उत्तर भारत रहे। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में जो स्थित है लघु हिमालय है की श्रेणी को महाभारत लेख श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी के पूर्व में स्थित महाभारत लेख श्रेणी, कोसी नदी के पूर्व कौन सा है? इधर वाला हिस्सा महाभारत श्रेणी को तथा चूर श्रेणी को मध्य अनेक घाटियां हैं, उनके बीच में अनेक घाटियां स्थित हैं। नेपाल की नदी प्रणालियां। नेपाल, अब हमने नदियां और झीलें भी तो पढ़ी है ना, इस टॉपिक के अंदर ही मिक्स कर लिया हमने। मतलब नदियां और सिलेबस के अंदर पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान अलग है विश्व का है, और नदी घाटियां एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं। क्या किया मैंने सिलेबस को छोटा कर दिया। सिलेबस को नहीं, कंटेंट को छोटा करने के लिए और आसान करने के लिए 7 महाद्वीप मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 7 महाद्वीप के अंदर अब क्या होगा, जो सिलेबस के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें और जलवायु, कृषि, उद्योग सब इन 7 महाद्वीपों में आ जाएंगी। और आप इन 7 महाद्वीप को ही इस तरीके से पढ़ लोगे ना, उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। भूगोल के, विश्व के भूगोल में पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ये रखनी है पास में। क्या रखनी है? एटलस, क्योंकि एटलस से चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी।
फिर है नेपाल के नदी द्रोणियां, कर्णाली या घाघरा क्रम, गंडक क्रम और कोसी क्रम। यह आती तो लास्ट में ऊपर से नीचे अपने ही भारत में आके नीचे गंगा नदी से मिलती हैं। कर्णाली या घाघरा भी आके के नीचे उसमें मिलती है, किसके अंदर मिलती है, गंगा में। और गंडक और कोसी भी आके नीचे मिल जाती है गंगा में। नेपाल की नदियों की उद्गम स्थल हिमालय में है, जो दक्षिण की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश कर गंगा में मिल जाती है। नेपाल की नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। किसकी हैं, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण। नेपाल के तराई प्रदेश के पूर्वी भाग में कोसी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी होती है, तराई जो प्रदेश था, मैंने अभी आपको मैप बना के बताया था ना तराई प्रदेश कौन सा है, वहां कोसी नदी प्रवाहित होती है। एवं यह प्रदेश कोशिकीय प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिकीय प्रदेश। नेपाल का मध्य भाग गंडकी प्रदेश एवं पश्चिमी भाग कर्णाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से बांटा इन्होंने, जैसे इस तरीके से नदियों के हिसाब से है, इसलिए ये बोल रहे देखो, मध्य भाग जो गंडक नदी है, पश्चिमी भाग जो है करनाल नाम से जाना जाता है। बागमती नदी काठमांडू की घाटी में प्रवाहित होती है। ये जो नदियों के हिसाब से नदी देखो, पूर्वी भाग में कोसी नदी है और यह प्रदेश की कोशिकीय कहलाती है। नेपाल का मध्य भाग गंडकी नदी प्रदेश, पश्चिमी भाग कर्णाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बागमती नदी काठमांडू की घाटी में प्रवाहित होती है। उसके बाद में आता है भूटान है, लेकिन भूटान को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे नेपाल का। और अभी कंप्लीट हमारा नेपाल हुआ नहीं है, पहले हम नेपाल को ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम आगे भूटान में जाएंगे, ताकि आपको दोबारा और कहीं से कंटेंट को पढ़ने की या कंटेंट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं आपको यहीं से करा दूं और आप इसी क्लास को अच्छे से समझ के सोच समझ के ले लो, हैं, आगे ना बढ़ना पड़े। अब जलवायु कैसी है, नेपाल की जलवायु कैसी है? तो नेपाल की जलवायु पर उसकी भू आकृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी जो देश की जलवायु है ना, उसके ऊपर वहाँ की भू आकृति का, वहाँ के पेड़ पौधों का और वहाँ की मिट्टी का, हर चीज़ का असर पड़ता है। वहाँ के तापमान का, वहाँ का सूर्य कब अस्त होता है और कब अक्षांशीय दूरी कितनी है, उनकी देशांतरीय दूरी कितनी है, एल्टीट्यूड लेटीट्यूड के, इन सब का असर वहाँ की जलवायु पर पड़ता है। वनस्पतियों का भी पड़ता है। यहाँ की जलवायु शीत प्रधान है। कौन सी है, शीत प्रधान। तराई को छोड़कर सर्वत्र निम्न तापमान पाया जाता है। कितना पाया जाता है, सिर्फ तराई वाला जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला हिस्सा उसको छोड़ के बाकी में मतलब बहुत कम तापमान पाया जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर अर्थात तराई क्षेत्र से उच्च हिमालय श्रेणियों की ओर घटता जाता है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो तापमान कम होता जाएगा। तराई वाला जो हिस्सा वो नीचे वाला हिस्सा है, जो मैंने आपको मैप बताया ना नेपाल का, तो नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे से अगर आप ऊपर की साइड जाओगे तो तापमान घटता जाता है। वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्व से अगर पश्चिम की ओर चलोगे तो वर्षा कम होती जाएगी। पूर्व में सबसे ज़्यादा होती है और जो नेपाल का पश्चिमी हिस्सा वहाँ सबसे कम होती है। काठमांडू घाटी में जलवायु ग्रीष्म ऋतु में कोषण और शीत ऋतु में ठंडी होती है। यहाँ का औसतन वार्षिक तापमान 32 सेंटीग्रेड रहता है, परंतु जनवरी में ठंड पड़ती है और औसतन तापमान 10 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। काठमांडू का औसतन वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड रहता है। काठमांडू क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टियाँ, किसी भी देश की जो राजधानी होती है ना, उसका बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो उस देश की मुख्य जगह होती है। हाँ, तो प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टियाँ, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कैसी पाई जाती है और मिट्टियाँ कैसी है। नेपाल के तराई प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन और पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन और पर्वतीय चारागाह मिलते हैं। उत्तर की ओर हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मतलब जैसे उत्तर की ओर जाओगे, दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है और क्या कहते हैं ये मानसूनी वन तथा पर्वतीय चारागाह मिलते हैं। लेकिन जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे वहाँ शीतोष्ण कटिबंध में जाने वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेपाल के पश्चिम भाग में जहाँ औसतन वर्षा कम होती है, घास भूमियाँ पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना था कि पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, पूर्वी भाग में नेपाल की ज़्यादा बारिश होती है। तो जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ घास ज़्यादा पाया जाता है। तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो तराई का भाग है, नीचे वाला नेपाल का सबसे जो दक्षिणी भाग है, वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो आपको पता है उपजाऊ होती है, तो वहाँ पे अनाज अच्छा होता है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटेराइट, मध्य पर्वतीय प्रदेश में अनुर्वर भूरी और पेटजोल मिट्टियां पाई जाती है। कौन सी, पोटजोल मिट्टियां पाई जाती है। पूर्व तीव्र गति से वनों को काटने से पर्वतीय क्षेत्र मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। मतलब वन बहुत ज्यादा कटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मृदा अपरदन की समस्या यहाँ हो रही है। नेपाल के प्राकृतिक वनस्पति पर उच्चावच का प्रभाव पड़ता है।
यहाँ के कुल क्षेत्रफल में 16% क्षेत्र पर वन तथा 13% क्षेत्र पर चारागाह विस्तृत है। कितना? 16% क्षेत्र पर तो वन है और 13% पर चारागाह स्थित है। तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। जो घाटियां हैं और तराई का जो हिस्सा नीचे वाला भाग नेपाल का, वहां पर जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटेराइट, मध्य पर्वतीय प्रदेश में अनुवर, भूरी, पोडजोल मिट्टियां पाई जाती हैं। तीव्र गति से वनों को काटने से पर्वतीय क्षेत्र मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। यहाँ पे भी ये समस्या है। कृषि, अब हम देखेंगे नेपाल के अंदर कौन सी कृषि होती है। 7 महाद्वीपों की जो सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बारे में मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि उनका सब कुछ बता रही हूँ। उसके बाद में आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, खास करके यूपीएससी वालों का तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, ये पीसीएस के लिए नहीं, यूपीएससी का भी है ये है। तो पढ़ते हैं कृषि। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है जहां कुल क्षेत्रफल लगभग 16% क्षेत्र पर कार्य कृषि किया जाता है। नेपाल का 40% कृषि क्षेत्र पूर्वी तराई के क्षेत्र में क्या था, कहाँ, पूर्वी तराई का जो क्षेत्र स्थित है। यहाँ निर्वाहक कृषि तथा पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। मतलब निर्वाहक कृषि का मतलब ये होता है कि खाने के लिए कृषि की जाती, व्यापार के लिए नहीं की जाती। दूसरा जो व्यवसाय है वो है पशुपालन का, जो कि कृषि का ही एक सहायक कार्य है, पशुपालन है। नेपाल की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कितनी प्रतिशत? 80% जनसंख्या। यहाँ सिंचाई की सुविधाएं सीमित है, मतलब सिंचाई की जो सुविधा है वो सीमित है, इसलिए यहाँ की कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कौन सी हैं? चावल है, मक्का है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, जो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नेपाल प्रमुख नकदी फसलें गन्ना, तिलहन, तंबाकू, आलू और पटसन है। जो नकदी फसलें हैं नेपाल की वो कौन कौन सी हैं? गन्ना, तिलहन, तंबाकू, आलू और पटसन है। पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म मसाले और छोटी इलायची की खेती भी होती है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, अब कौन कौन से खनिज है जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल के अंदर है। तो नेपाल में खनिजों का अभाव है, यहाँ पर केवल अभ्रक ही पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट तथा लोहा अयस्क अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट तथा लोहा अयस्क अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ ऊर्जा शक्ति का मुख्य साधन जलावन की लकड़ी है। उपयोग में लाई गई कुल ऊर्जा का 68% केवल लकड़ी से प्राप्त होता है। नेपाल में विश्व की सबसे अधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, लेकिन अभी तक इस संभावित क्षमता में केवल 0.28 भाग का ही उपयोग किया जा सकता है। यहाँ कोयले की कमी है, किंतु जल संसाधनों की प्रचुरता के कारण जल विद्युत के विकास विशाल संभावनाएं हैं। उद्योग, नेपाल, अब उद्योग, नेपाल के अंदर कौन से उद्योग, मतलब वहाँ का जो जलवायु है, और तो वो जलवायु कौन से उद्योग के लिए हमें अलाउ करती है कि हम वहाँ ये उद्योग कर सकते हैं। जैसे कृषि भी जलवायु पे डिपेंड करती है कि जहाँ की जैसी जलवायु होगी वहाँ पर वैसी ही कृषि होगी। नेपाल औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश है। विगत दशकों में यहाँ कृषि तथा वनों पर आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास हुआ है। पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत है। मतलब पर्यटन जो है वो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का नेपाल का सबसे बड़ा उद्योग है। संगठित उद्योगों में देश की केवल 10% तो कार्यशील जनसंख्या संलग्न है। कौन से? जो संगठित उद्योग है नेपाल के, उनमें सिर्फ जनसंख्या 10% संलग्न है। फिर आते हैं जनसंख्या पर, मतलब नेपाल की जनसंख्या कैसी है। तो नेपाल में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। यहाँ की नदी घाटियों और तराई क्षेत्रों में जनसंख्या संघन है। ऑब्वियसली हर देश के अंदर जहाँ नदी घाटियाँ होंगी और जहाँ अच्छी फसल होती है वहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है। काठमांडू की घाटी में देश की 40% जनसंख्या निवास करती है। नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। विश्व के जितने गरीब देश हैं नेपाल उन्हीं में से एक है। लगभग 49% लोग अत्यंत गरीबी की स्थिति में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। किसकी? अत्यंत गरीबी की स्थिति में। नेपाल के अधिकांश निवासी इंडो नेपाली प्रजाति के हैं। किसके? इंडो नेपाली। तथा 20% नेपाली तिब्बती प्रजाति से संबंधित है। किससे? तिब्बती, मतलब ऊपर तिब्बत से अटैच है नेपाल, नीचे ही इंडिया से है। तो कुछ जो है वो इंडो नेपालियन है, कुछ है तिब्बती नेपालियन है। नेपाली निवारू शेरपा, नेपाली निवार, शेरपा, गोरखा तथा भोटिया यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन सी हैं ये जो चार है ना? नेपाली, निवार, शेरपा, गोरखा तथा भोटिया, ये 5 टाइप की प्रमुख जनजाति है। देश की 88% जनसंख्या हिंदू तथा शेष की बौद्ध व मुस्लिम है। किन्हीं 88% तो जनसंख्या हिंदू है, बाकी जो शेष बची हुई है उसमें बौद्ध और मुस्लिम है। फिर जाते हैं नेक्स्ट,
ओके, फिर हम अपना जहाँ से छोड़ूंगी कुछ नहीं बच्चे, सब कुछ पढ़ाऊंगी आपको जितना है। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि बस पेपर को फाड़ के आप लोग ही आने वाले हो, ऐसा आपको फील आना चाहिए। है ये है भूटान। कौन है ये? भूटान। तो भूटान में बता सकता है कोई भूटान का है? भूटान की भी सेम कंडीशन है जो नेपाल की थी, मतलब उत्तर में तो तिब्बत है चीन का, है पूर्व में भी हम हैं, पश्चिम में भी हम हैं और दक्षिण में भी हम हैं, हम ही हम हैं। तो राजधानी जो है वो है थिम्पू। क्षेत्रफल जो 38,394 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 7.77 लाख। भाषा जोंगखा नेपाली। कौन सी? नेपाली तो आपको याद रह जाएगी, लेकिन इसको याद रखना जोंगखा। कौन सी? जोंगखा। यार ये मार्कर भी समस्या यहाँ है। जोंगखा। और सीमावर्ती जो देश है, उत्तर में चीन है। कौन कौन से देश जो है, भूटान जो है कौन कौन से देश के साथ अटैच है, मतलब उनकी जो सीमा लगती है भूटान की, वो किसके साथ लगती है? भूटान की जो चारों तरफ की सीमा है ना, स्थल रुद्र देश है भूटान भी, मतलब समुद्री सीमा उसके कहीं पे भी अड़ोस पड़ोस में नहीं लगती। ज्यादा बड़ा देश भी नहीं है, छोटा ही देश है। मैं तो ये सोचती हूँ उसको देश की उपाधि कैसे मिल गई, इसको देश घोषित कैसे कर दिया। मतलब हमारे जो स्टेट है ना इंडिया के अंदर, वो स्टेट उस भूटान देश से बड़े हैं। है उसके बाद में उसको देश बना कैसे दिया, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया है। कोशिश करूंगी समझने की। है तो उत्तर पश्चिम में तिब्बत चीन, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण में भारत, असम जो हमारा स्टेट है असम, पूर्व में भारत और अरुणाचल प्रदेश, भारत के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वो है। भूटान लगभग पूर्णतः पर्वतीय देश है, मतलब सब जगह सिर्फ पर्वत ही पर्वत है उसमें है। और अपवाद स्वरूप इसके दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी एक पट्टी है। 16 किलोमीटर एक मैदानी पट्टी, बाकी सब जगह पर्वत ही पर्वत है। समतल मैदानी क्षेत्र को द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार। हमारे जो उधर जो जगह के नाम है वो भी द्वार से जाने जाते हैं। हरिद्वार, केशवा द्वार, पता नहीं कौन कौन से द्वार, सारे जो इससे टच है वो सारे द्वार से जाने जाते हैं। इसके ऊपर की और पर्वतों की ऊंचाई लगभग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे भूटान के अंदर, पर्वतों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी। सेम नेपाल में भी था यही। हाँ, भूटान के मध्य भाग में आंतरिक हिमालय है। मध्य भाग में जो आंतरिक हिमालय है, हिमालय को ऐसे पढ़ा था ना हमने ऊर्ध्वाधर तरीके से, उसके अंदर हिमालय भूटान और नेपाल में दोनों जगह आया था। है कुछ हिस्सा जाके म्यांमार में भी था उसका। भौतिक लक्षण कौन से हैं? अब उच्चावच और भौतिक संरचना की दृष्टि से भूटान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक संरचना और उच्चावच की जो दृष्टि है, इस हिसाब से भूटान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। द्वार प्रदेश यह है 600 मीटर तक ऊंची एक संकरी पहाड़ी है। उप हिमालय ये 600 से 15 मीटर तक ऊंचा है। और मध्य हिमालय 1500 से 4500 मीटर तक ऊंचाई है। और हिमाद्री सर्वोच्च चोटियां पश्चिम में चमोलहरी तथा पूर्व में कुल्हा कांगड़ी। हिमाद्री जो सर्वोच्च चोटियां हैं पश्चिम के अंदर है चोमोलहरी, पश्चिम में चोमोलहरी, ये सर्वोच्च चोटियां हैं किसकी हैं? हिमाद्री की हैं। चोमोलहरी पश्चिम के अंदर और पूर्व के अंदर कुल्हा कांगड़ी है। वृहद हिमालय के अंतर्गत यहाँ की उच्चतम आकृतियों का निर्माण हुआ है। किसके अंदर? वृहद हिमालय के अंदर। हिमालय का अंदर पढ़ा था ना अब हमने, हिमालय पढ़ा था भारत के भूगोल में। उच्चतम आकृतियों का निर्माण हुआ है पारो, थिम्पू और पुनाखा, यहाँ की प्रमुख घाटियां हैं। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गाखर, पर्वत शिखर जो गाखर पोयनसुम कुला कांगड़ी है, जिसकी ऊंचाई 7,570 है। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका नाम अच्छे से याद करना, गाखर पोयनसुन। कौन सा? गाखर को जिसे कुला कांगड़ी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है। वांगचीन, ट्रोंगसा, संकोस, वांगचू, थिम्पू, कुलोंग, निकी और मनासी ये प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सी हैं ये महत्वपूर्ण नदियां हैं? कौन कौन सी? वांगचीन। कौन सी? वांगचीन। वांगचीन है। ट्रोंगसा, 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 सुनो बार बार है। संकोश, 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 वांगचू, वांगचू, थिम्पू, थिम्पू, कुलोंग, 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 निक्की, निक्की, निक्की और मनास। ऐसे बोल बोल के 2 4 5 बार इनको नाम याद करने हैं आपको। हैं उसके बाद में जाते हैं हम भूटान में। हैं कहाँ पे जाते हैं? अब आप बोलोगे अभी भी तो भूटान के अंदर ही है। हाँ है भूटान के अंदर, नो डाउट। लेकिन लेकिन जलवायु और प्रकृति वनस्पति भी तो हम ही को करनी है। भूटान का तापमान और समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल की औसतन ऊंचाई
1500 मीटर है। मतलब समुद्र तल से भूटान की कितनी दूरी है, वो उसका भी असर समुद्र जो भूटान का तापमान है उसके ऊपर समुद्र की जो ऊंचाई है उसका असर पड़ता है। कुल वार्षिक वर्षा 60 से लेकर 90 तक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है भारत के अंदर, उसी वक्त भूटान को भी 60 से लेकर 90% वर्षा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद मैदानी भाग की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। जो मैदानी भाग बताया, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 16 किलोमीटर ही वहाँ पे मैदानी भाग है, उसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लगभग 1050 मीटर से 2250 मीटर ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? शीतोष्ण। कितने में? 1050 मीटर से 2250 मीटर तक शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। फिर है भूटान की जलवायु मानसूनी है। यहाँ वर्ष भर कठोर सर्दी पड़ती है। जनवरी का तापमान 4 सेंटीग्रेड से जुलाई का 17 सेंटीग्रेड रहता है। यानी जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, और जब सबसे ज्यादा गर्मी का टाइम होता है जुलाई और जून वाला, तभी भी यहाँ तक सिर्फ 17 सेंटीमीटर ही तापमान रहता है। औसतन वार्षिक वर्षा 350 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 350। पूरी वर्ष भर की जो वर्षा हो 350 सेंटीमीटर होती है, जिसमें 85% से अधिक वर्षा मई में से सितंबर के मध्य हो जाती है। जलवायु के अनुरूप ही वनस्पति का कटिबंध वितरण पाया जाता है। कितना क्या पाया था? जलवायु कटिबंध वितरण भी जलवायु के हिसाब से होता है। मैदानी भाग में चौड़ी पत्ती वाला कटिबंधीय वन द्वार प्रदेश जो मैदानी भाग 1200 से लेके 2200 मीटर की ऊंचाई पर चिड़ के वन। कितने? 1200 से लेके 2200। आंकड़े तो आसानी दे रखे, ज्यादा हार्ड नहीं है। 1200 से लेके 2200 मीटर की ऊंचाई पर चिड़ के वन तथा 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर चिड़, ओक, मैपल, पॉपुलर, वालनट आदि के वन पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? चिड़, ओक, मैपल, पॉपुलर, वॉलनट आदि के वन पाए जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप बार बार सुन के याद कर लो। ऊंचाई पर फर, इससे अधिक ऊंचाई पर फर, बर्च आदि के वन। किसके? फर के, बर्च के आदि के वन। और वृक्ष रेखा के ऊपर अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। कौन से? अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। कृषि। अब भूटान की कृषि कैसी है? तो भूटान में कुल क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर ही कृषि कार्य होता है। कितना? 2%। तथा 5% भाग पर चारागाह विस्तृत है। फिर भी कृषि तथा पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। मतलब 2% भाग पर कृषि कार्य तथा 5% भाग पर चारागाह कार्य होता है। फिर भी प्रमुख जो कार्य है वो कृषि और ये है पशुपालन ही है। लगभग 90% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकार की है। नदियों की आंतरिक घाटियों तथा मध्यम ढालों पर कृषि की जाती है। नदियों, सभी जगह जो नदियों के अड़ोस पड़ोस में आबादी जाती है। ये आप अच्छे से फैक्ट याद कर लो, चाहे कोई भी महाद्वीप हो, कोई भी कंट्री हो, नदियों के अड़ोस पड़ोस में कृषि ज्यादा होगी। जनसंख्या की आबादी भी नदियों के अड़ोस पड़ोस में होगी। मैदानी भाग भी नदियों के ही अड़ोस पड़ोस में मिलेगा। तो देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में कृषि अधिक विकसित है। पूर्व भाग में कहीं कहीं स्थानांतरित कृषि आती है। दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वहां ज्यादा कृषि हो रही है, और कहीं कहीं स्थानांतरित कृषि की जाती है। यही उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं, जौ, मक्का। कौन सी? चावल, गेहूं, जौ, मक्का। इसके अतिरिक्त आलू, इलायची, संतरा और सेब जैसे फलों को भी व्यापारिक स्तर पर उगाया जाता है। पशुपालन के अंतर्गत याक, भेड़, गाय, भैंस, बकरी आदि मुर्गियों का पाला जाता है। भूटानी समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है। यहाँ अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व महिलाओं के पास है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन से पशु पाले जाते हैं यहाँ पे? याक, भेड़, गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां। ये तो याद रह जाएंगी, मुर्गियां भी रह जाएगी, बकरी भी रह जाएगी, भेड़, गाय, भैंस, याक। खनिज एवं शक्ति संसाधन। अब भूटान का खनिज और शक्ति संसाधन कैसा है? कौन कौन से खनिज हैं जो भूटान में पाए जाते हैं? भूटान में चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, सीसा, तांबा, कोयला, टैल्क, जिप्सम, अभ्रक तथा पायराइट के भंडार उपलब्ध हैं। किसके हैं? चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट। सुनो, दोबारा सुनो। चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, सीसा, तांबा, कोयला, टैल्क, जिप्सम, अभ्रक और पायराइट के भंडार उपलब्ध हैं। यहाँ जल विद्युत के विकास की अधिक संभावना है। भारत की सहयोग से यहाँ चुक्खा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। कौन सी? चुक्खा 2-4 बार बोलो। फिर उद्योग। कौन कौन से उद्योग है जो यहाँ होते हैं? भूटान में कुटीर उद्योग अधिक प्रचलित है। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? जो घरों में 5-10 लोग लेडीज बैठ के बना देती है, जैसे टोकरी बनाना, स्वेटर बुनना, मोमबत्ती बनाना,
हाँ, और ये होते कुटीर उद्योग हैं। भूटान का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी देश भारत है। नेपाल की भांति भूटान का अधिकांश विदेश व्यापार कोलकाता बंदरगाह से होता है। कौन से बंदरगाह से होता है? कोलकाता, जो अपने पश्चिम बंगाल के अंदर है। जनसंख्या, अब भूटान की जो जनसंख्या है वो कितनी है? भूटान में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। जहां दक्षिणी द्वार घाटियां और ताशी गंगा के आसपास का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, वहीं उच्च भूमियों में जनघनत्व कम है। उच्च भूमियों में मतलब जहां पठारी और पहाड़ी इलाका होता है वहां सभी देशों में जनसंख्या कम ही होती है। तो ताशी गंगा के आसपास, ये नाम याद कर लेना, गंगा, उसके आगे और लगा देना एक ताशी गंगा। भूटान में अधिकतर लोग भोटिया नरजाति के हैं। कौन से हैं? ये तो भूटान नाम से आपको याद हो जाएगा, भोटिया नरजाति, जिनकी संख्या कुल संख्या का 60% है। कुल जो जनसंख्या है उसका 60% है। ये स्वयं को दुर्गपास कहते, क्या कहते हैं? दुर्गपास, अर्थात सर्पलोग। दुर्गपास या सर्पलोग ये अपने आप को कहते हैं, याद करना, सर्पलोग, सर्पलोग, दुर्गपास, दुर्गपास। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का सबसे पहला देश है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक मतलब सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं यहाँ के लोग हैं, अपनाने वाला भूटान विश्व का सबसे पहला देश है। भूटान की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है। भूटान के पहले पर भी संयुक्त राष्ट्र, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने भूटान का ही बात मान ली, जो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया। कितने को? 20 मार्च को। इस तारीख को याद रखना, 20 मार्च। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। अब ये हो गया हमारा भूटान कंप्लीट। और इसकी जो ये थ्योरी कराई है, इसकी जो भौगोलिक आकृतियों में जब वापस भूटान कराऊंगी मैंने, आप एक काम करो, आप, मैं बोलूँ ना, एटलस लेके बैठो और उसके अंदर टिक मार्क करोगे, हाँ ये चीज़, ये थ्योरी यहाँ से टच कर रही है, ये थ्योरी यहाँ पे टच कर रही है, ताकि आपको जल्दी समझ में आए और अच्छा समझ में आए। अभी ये जो देश है ये भी अपना ही पड़ोसी देश है। ये वाला जो देश है म्यांमार, चलो आपको मैपिंग में दिखाती हूँ कहाँ है म्यांमार है। म्यांमार, चलो इसी में दिखाती हूँ। हाँ, ये रहा इधर, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये म्यांमार का ही है। ये तो ये देखो, इधर तो अपना भारत है, ऊपर इधर चीन है, इधर थाईलैंड, लाओस है, थोड़ा सा थाईलैंड का हिस्सा भी लगता है, और ये समुद्री, इसके समुद्री सीमा भी टच होती है। आया समझ? ये है। अब वापस चलते हैं अपन अपनी थ्योरी के अंदर। म्यांमार जो नाम है उसका अभी नया नाम है, पुराना जो इसका नाम है वो था बर्मा। तो जो ब्रिटिश शासन काल में भारतीय साम्राज्य का अंग था, मतलब जब हम पर अंग्रेजों ने शासन किया था उस वक्त ये भी हमारा ही अंग था। कौन कौन से देश थे हमारे अंग हैं? मतलब उस वक्त भारत का मैप वो नहीं था जो आज है, उस वक्त बहुत लंबा गाय के जैसा इतना बड़ा सा मैप बनता था है। तो 1948 में स्वतंत्र, काफी सारे देश थे जो अभी अलग हो गए, लेकिन उस वक्त वो अलग नहीं थे, वो भारत का ही एक हिस्सा थे हैं। 1948 में स्वतंत्र हुआ। यह 10 डिग्री से 28 उत्तरी अक्षांशों तथा 92 से 101 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 से लेकर 28 अक्षांश तक है, और इसका जो देशांतर है वो 92 से लेकर 101 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोंडा का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोंडा, नाम याद कर लेना इसको, स्वर्ण पैगोंडा, स्वर्ण पैगोंडा। उसका अब स्थिति कैसी है इसकी है, तो राजधानी इसकी जो है वो नेपिडो है। कौन सी इसकी राजधानी? नेपिडो, रेपिडो नहीं, नेपिडो। मुझे पता है नेपिडो बोलूंगी तो आप लोगों को रेपिडो दिमाग में आएगा। क्षेत्रफल लगभग 6,76,533 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6,76,533 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 5.37 करोड़ है। कितनी है? 5.37 करोड़। भाषा बर्मी और केरन। बर्मी तो मुझे पता है आपको याद रह जाएगी, नाम से याद रह जाएगी, बर्मा के नाम से, लेकिन आपको याद नहीं रहेगी केरन, इसलिए आपको याद, जो याद है वो तो है आपको याद ऑलरेडी, वेल एंड गुड, लेकिन आपको जो नहीं याद है वो याद करना है।
इसका उल्टा नहीं करना कि हमें जो याद है वो याद है, जो नहीं याद है वो नहीं करेंगे, छोड़ दो। नहीं, जो याद है वो आपकी संपत्ति है, आपको याद है, लेकिन अब आपको ये याद करना है जो आपको नहीं याद है। ठीक है। सीमावर्ती देश कौन से हैं भारत में? उत्तर में चीन है, पश्चिम में भारत और बांग्लादेश, पूर्व में चीन, लाओस, थाईलैंड और मलेशिया। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये चीन, लाओस, थाईलैंड और मलेशिया। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर, समुद्री सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी की और अंडमान सागर की। म्यांमार एक लंबी तटरेखा वाला देश है। तटरेखा मतलब समुद्री जो रेखा है वो ज्यादा लंबी लगती है इसके साथ बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जुड़ा हुआ है। संरचना के आधार पर म्यांमार घोड़े की नाल के आकार में तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। मतलब संरचना जो है उसकी घोड़े की नाल होती है ना, वैसे आकार में है, तीन ओर से वो घिरा हुआ है पर्वतों से, मतलब उसकी तीन साइड से पर्वत है। भौतिक लक्षण कैसे हैं? म्यांमार को तीन स्पष्ट भौतिक विभागों में बांटा गया है। म्यांमार के भूआकृतिक विभाजन, अराकानियोमा व चीन की पहाड़ियां हैं, ये जो अपने से टच होती है ना, अपने भारत से, वो यही होती है चीन की पहाड़ियां, अराकानियोमा। फिर आता है शान का पठार, फिर इरावदी और सितारा नदी की घाटियां। कौन सी? इरावदी और सितारा। इन नदियों का नाम, इसका नाम याद करना, इरावदी और सितारा नदी की घाटी। शान का पठार, शान का पठार चीन में नहीं है, म्यांमार में है, याद रखना इसको। पश्चिम में अराकोमा व चीन की पहाड़ियां टर्शियरी युगीन अल्पाइन वलित पर्वतों का अंग। किसकी है? अल्पाइन वलित। मैंने जब आपको हिमालय पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था ना कि जो अराकोमा है ये हिमालय का ही एक भाग है, और ये आज आगे जाके अंडमान निकोबार में नीचे चला जाता है समुद्र में, और फिर अंडमान निकोबार में ऊपर आके निकल जाता है वापस, और वो हिमालय का भाग पढ़ाया था ना। तो अराकामा की पहाड़ी होती है, वो यही जगह है। टर्शियरी युगीन अल्पाइन वलित पर्वतों का अंग है। पूर्व की ओर प्राचीन ग्रेनाइड, नीस और चूना पत्थर। क्या? ग्रेनाइड, नीस और चूना पत्थर से निर्मित शान का पठार के मध्य साल्वीन नदी गहरी घाटी में प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर प्राचीन ग्रेनाइड, नीस, चूना पत्थर से निर्मित शान का पठार, यानी शान का जो पठार है, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, उसमें शान पठार उसका भौतिक स्वरूप में दिखा रखा था। वो किससे बना है? ग्रेनाइड, नीस और चूना पत्थर से बना है। के मध्य साल्वीन नदी, म्यांमार में एक नदी है उसका नाम है साल्विन। वो कहाँ से बहती है? वो शान के पठार के अंदर से बहती है। तो इसको शान का पठार, साल्विन नदी कनेक्ट कर लेना, घाटी में प्रवाहित होती है। मध्यवर्ती भाग में इरावदी व सितारा की घाटियां। मध्यवर्ती जो भाग है म्यांमार का, जो बीच का भाग है, उसमें इरावदी व सितारा घाटियों के मध्य ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पियुंग्योमा पर्वत श्रेणी स्थित है। इरावदी व सितारा की घाटियां। इरावदी अभी मैंने पीछे भागों में पढ़ा था ना अपने, इरावदी, ये देखो इरावदी और सितारा नदी की घाटियां। हाँ, घाटियों के मध्य ज्वालामुखी क्रिया निर्मित प्योमा पर्वत श्रेणी स्थित। प्योमा पर्वत श्रेणी यानी ज्वालामुखी फटा, उससे जो पर्वत बना उसको नाम दिया गया इन्होंने प्योमा पर्वत श्रेणी। यहीं पर माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी स्थित है। माउंट पोपा ये ज्वालामुखी में भी आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब एक एक शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है, सही बता रही हूँ। है तो माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी स्थित है म्यांमार के। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यांमार के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में नवीन वलित पर्वत है। किधर? पश्चिमी और उत्तरी भाग। पश्चिम का, म्यांमार का पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? जो हमारे भारत से कनेक्टेड है वो है। और उत्तर का भाग जो तिब्बत से, क्या कहते हैं, चीन से कनेक्टेड है, तो वो नवीन वलित पर्वतों से बना हुआ है। जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, देखो मैंने आपको अभी बताया था, दक्षिणी विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर से, और ये क्रम है पटकाई, उत्तर से दक्षिण, पटकाई, नागा, चीन और अराकान। मतलब पटकाई और नागा ये अपने ही भारत की दो चोटियां हैं। चीन और अराकान ये है इसकी म्यांमार की, योमा के नाम से जाने जाते हैं। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा, ये जो इरावदी नदी है इसको म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। फिर आता है बांग्लादेश। तो म्यांमार का हम करते हैं पूरा, जो पढ़ा रखा है उसको पूरा करेंगे हम, आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ेंगे इसको। जितना पढ़ा जाएगा उतना सारा पूरा पढ़ा जाएगा। इरावदी नदी जो है इसका नाम ठीक से याद कर लेना बच्चा, कहीं पे कुछ गड़बड़ मत करना आप लोग, ठीक है। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। म्यांमार की जलवायु कैसी है और प्राकृतिक वनस्पति कैसी है?
उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर म्यांमार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। यहाँ शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा प्रमुख ऋतुएं मिलती हैं। कौन सी? शीत की मिलेगी, ग्रीष्म की मिलेगी, वर्षा की, तीनों ऋतुएं यहाँ पे मिलती हैं। औसतन तापमान 27 सेंटीग्रेड से 29 सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है औसतन तापमान? 27 से 29 सेंटीग्रेड। रंगून जो है वो उसकी राजधानी है। रंगून का औसतन वार्षिक तापमान 27 सेंटीग्रेड तथा शान के पठार लाशियों का औसतन वार्षिक तापमान 22 सेंटीग्रेड डिग्री रहता है। शान का जो पठार है लाशियों का औसतन वार्षिक तापमान जो होता है वो रहता है 22 सेंटीग्रेड, और जो रंगून है वहाँ की राजधानी है म्यांमार की, उसका जो तापमान है वो 27 सेंटीग्रेड रहता है। पर्वतीय तटीय भागों में औसतन वार्षिक वर्षा 500 सेंटीमीटर होती है। पर्वतीय और तटीय भागों में देश का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत शुष्क है। उत्तरी जो भाग है वो शुष्क है, जिसमें वार्षिक वर्षा का औसतन 50 से 100 सेंटीमीटर मध्य रहता है। म्यांमार में मई से अक्टूबर के मध्य मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। म्यांमार में मई से अक्टूबर के मध्य दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून भारत में आता है उसी से वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तानीन, थराई और इरावदी डेल्टा में भारी वर्षा होती है। इरावदी डेल्टा में याद कर लो, इरावदी डेल्टा और तानीन थराई, तानीन थराई, यहाँ पे भारी वर्षा होती है। तटीय क्षेत्र हैं जो। तटीय क्षेत्रों में संघन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, कौन सी? संघन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। मध्यवर्ती भागों में विरल वन पाए जाते हैं। जो मध्यवर्ती का भाग है वहाँ विरल वन पाए जाते हैं। अन्य स्थानों पर केवल झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कृषि, अब जो है म्यांमार के अंदर कृषि कौन सी की जाती है? तो म्यांमार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। देश के कुल क्षेत्रफल को केवल 15% भाग कृषि के अंतर्गत आता है तथा चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। कुल कृषिगत भूमि में लगभग 50% भाग चावल की खेती की जाती है। कितनी की जाती है? चावल यहाँ की प्रमुख फसल है और 50% जो लोग हैं वो चावल की खेती करते हैं। माई टंगी घाटी, इस नाम को याद करना, माई टंगी घाटी म्यांमार का चावल भंडार कही जाती है। कौन सी? माई टंगी में माई टंगी जो घाटी है उसको चावल का भंडार कहा जाता है। सालवीन और इरावदी नदी का दोआब सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। सालवीन नदी का नाम है, इरावदी भी नदी का नाम है और सालवीन भी नदी का नाम है। को दोआब सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। म्यांमार के प्यू शहर को विश्व विरासत की सूची में रखा गया। म्यांमार का जो प्यू शहर, प्यू विरासत की सूची में रखा गया। इसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा। सालवीन नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज है। सालवीन नदी के पूर्व में है सुनहरा त्रिभुज जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये अफीम वाली खेती है ना, ये हमारे चारों तरफ कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ अफीम होती है और इसकी वजह से हमारा देश भी दुखी रहता है, क्योंकि ये करते हैं आयात निर्यात, छुप छुप के व्यापार करते हैं इसका। मक्का, दालें, मूंगफली, तिल, गन्ना। कौन? मक्का, दालें, मूंगफली, तिल, गन्ना, पटसन, कपास और तंबाकू यहाँ की उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। तेना सरीम की पश्चिमी ढालों पर रबड़ के बागान मिलते हैं। कौन सी? तेना सरीम कि पश्चिमी ढालों पर रबड़ के बागान मिलते हैं। तटीय क्षेत्रों में फल और शान पठार पर चाय का उत्पादन होता है। तटीय क्षेत्रों में फल भी हो जाते हैं और जो शान पठार है वहां पे चाय का उत्पादन भी होता है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कौन कौन से खनिज और ऊर्जा संसाधन है जो म्यांमार में पाए जाते हैं? तो टीन है, टंगस्टन, चांदी, सीसा, जस्ता, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। कौन सा? टीन, टंगस्टन, चांदी, सीसा, जस्ता, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो है ये प्रमुख खनिज संसाधन हैं। पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है जो मध्यवर्ती घाटी में पेंगू योमा के उत्तर पश्चिम में योनयोंगयुंग से प्राप्त होता है। मतलब ये नाम ऐसे ही हैं, इनके हमको याद करने पड़ेंगे। मध्यवर्ती घाटी में पेंगू योमा सुन लिया ना। उत्तर पश्चिम में योनयोंगयुंग, येनोंगयुंग, दो जगह करके याद करो। येनोंगयुंग से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? खनिज। पेट्रोलियम जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो प्राप्त होता है दो घाटियों से, पोंगयोमा से और पन्योंगयुंग से। पूर्वी पठार में धात्विक खनिज जैसे चांदी, सीसा और जस्ता शामिल है। पूर्वी पठार से कौन सी है? चांदी, सीसा, जस्ता जो पूर्वी पठार से होते हैं। सोना, चांदी, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, नीलम, माणिक एवं पन्ना शान पठार से प्राप्त होते हैं। कौन से?
सोना, चांदी, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, नीलम, माणिक और पन्ना सान पठार से प्राप्त होते हैं। पूर्वी सान पठार से होते हैं। पूर्वी पठार से धात्विक खनिज सीसा, चांदी, जस्ता हाँ से प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिज संसाधन होते हैं। मतबान की खाड़ी से मोती प्राप्त होता है। चिंदविन और माईटंगी संघ से के निकट कलेवा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ से? चिंदविन। कौन सा? चींदवीन और माईटंगी संगम। चिंदविन और माईटंगी संगम के निकट कलेवा के कोयले के भंडार प्राप्त होते हैं। उद्योग, अब कौन कौन से उद्योग हैं जो म्यांमार में होते हैं? म्यांमार के अधिकांश उद्योग वन और कृषि आधारित है। यहाँ कच्चे पदार्थों परिष्करण से संबंधित उद्योग की विकसित करते हैं। मतलब जो कच्चा पदार्थ है उसको परिष्कृत करके उद्योग किया जाता है। अधिकतर जो उद्योग है वो कच्चे माल पर ही डिपेंड है म्यांमार में। चावल मिल, लकड़ी चीरने का व तेल मिलों के अतिरिक्त वस्त्र, धातु व लकड़ी के सामान बनाने के कुटीर उद्योग मिलते हैं। कौन सी? चावल मिल, लकड़ी चीरने के उद्योग है, तेल मिलों के अतिरिक्त वस्त्र, धातु व लकड़ी के सामान बनाने के कुटीर उद्योग भी प्रचलित है। जनसंख्या, अब जो है म्यांमार की जनसंख्या है, देश की लगभग 70% जनसंख्या बर्मी नरजाति की है। कहाँ की है? बर्मी नरजाति की, जो इरावदी नदी घाटी में रहती है। कारेन, शान, काचिन, चीन, पलाउंग व लिली, मुशो तथा नागा अन्य प्रमुख समुदाय हैं। दोबारा सुनो, देश की जो है 70% जनसंख्या जो है वो बर्मी जाति की है, लेकिन बाकी जो 30% है वो इरावदी नदी घाटी में रहती है। 70% जो जनसंख्या है वो, लेकिन बाकी जो है 30% वो कारेन, शान, कोचिन, चीन, प्लाऊ व लिली, मुशो तथा नागा अन्य प्रमुख समुदाय हैं। इसके अतिरिक्त चीनी तथा अन्य प्रवासी भी यहाँ की जनसंख्या का भाग है। चीनी लोग भी हैं जो यहाँ की जनसंख्या का कुछ भाग हैं। इस देश के 75% लोग बौद्ध हैं, शेष मुस्लिम, हिंदू व ईसाई आदि भी हैं। 75% लोग जो हैं वो बौद्ध हैं चीन के अंदर, बाकी बचे हुए मुस्लिम, हिंदू और ईसाई हैं। नेपिडा म्यांमार का राजधानी नगर है। कौन सा है? नेपिडा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना, ये रेपिडा ही नेपिडा है, म्यांमार का राजधानी नगर है। मांडले व यागून इसकी पुरानी राजधानी है। मांडले और यागून या फिर रंगून, ये वो पुरानी, रंगून को बोलते हो पुरानी राजधानी थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि राजधानी क्षेत्र था पहले का। अभी जो है वो नेपिडा है। मालमोन, ताइवोक, मगई, बेसिन, टिंगू आदि अन्य प्रमुख नगर है। कौन से हैं? मालमोन, तावो, मगई, बेसिन, पिंगू। यागून डेल्टाई क्षेत्र में स्थित प्रमुख समुद्री पतन है। यागून जो है पतन भी है, ये राजधानी भी है। अवियाव पहले की राजधानी। अवियाव, मोलामियान और ताविये अन्य समुद्री पतन है। कौन से है? अवियाव कौन सा? अवियाव है। मोलामियाइन, अवियाव, मोलामियान और तावे जो है वो अंदर समुद्री पतन है। मांडले देश के आंतरिक भाग में इरावदी नदी के तट पर स्थित म्यांमार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। मांडले जो है देश के आंतरिक भाग में इरावदी नदी के तट पर स्थित म्यांमार का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आता है बांग्लादेश। तो जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश भी अपना ही पड़ोसी देश है। अब मैं आपको मैपिंग में दिखाऊं या फिर आप लोगों को माइंड में क्लिक कर गया होगा कि हाँ बांग्लादेश कहाँ है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आपके दिमाग में चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि कौन सा देश कहाँ है। 1 मिनट में आपको मैपिंग में दिखाती हूँ। ये जो इधर है ना, ये जो चिकन नेक है इंडिया की, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है बांग्लादेश। हाँ, तो इसके क्या, ये इधर वाला जो हिस्सा है ये अपना उत्तर पूर्वी भारत है अपना ही। हाँ, और ये इधर वाले भी अपना भारत है। नीचे समुद्री रेखा रखती है, इधर ये थोड़ी सी म्यांमार की रेखा टच होती है। बाकी कोई भी देश जो वो बांग्लादेश से टच नहीं होता, हम ही है। नीचे तो है बंगाल की खाड़ी, बाकी तीनों चारों तरफ हम हैं। आया समझ में कौन सा देश है? बांग्लादेश वर्ष 1971 से पूर्व बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। यह 17 दिसंबर 1971 को कितनी
17 दिसंबर 1971 को एक अलग देश बना। इसको अलग देश बनाने में सबसे बड़ा सहयोग, मैंने आपको जैसा कि पाकिस्तान के टाइम पाकिस्तान पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा सहयोग किसका था। सबसे बड़ा जो सहयोग था तो इंदिरा गांधी जी का था, है। तो अलग होकर स्वतंत्र देश बना। 20 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश और लगभग 88 डिग्री से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। ये इसका अक्षांश ये और देशांतरीय माप है। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी 4096 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है। यानी भारत की जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उसके अंदर जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है देश अब भारत के साथ, वो करता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश का ढांचा कैसा है? तो राजधानी जो है वो ढाका है। क्षेत्रफल जो है वो 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 16.93 करोड़ है। भाषा जो है वो बांग्ला है और अंग्रेजी है, यह तो याद रह जाएगी आपको। उत्तर में भारत, पश्चिम बंगाल, असम का। पश्चिम में भारत, पश्चिम बंगाल। पूर्व में भारत, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिनोपर हमारे जो राज्य हैं वो। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है वो म्यांमार, मैंने बोला ना म्यांमार का कुछ हिस्सा लगता है। उसके बाद में भौतिक लक्षण। बांग्लादेश के भौतिक लक्षण कैसे हैं? भौतिक लक्षण: पर्वत, पठार, नदियां, मरुस्थल, मैदान। संपूर्ण बांग्लादेश लगभग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र की ओर उर्वरक जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित है। यह एक समतल मैदान है। इस पर 5000 मीटर एक गहरे अवसाद बिछे हैं। देश के उत्तरी भाग में तराई की मिट्टी दुआर कहलाती है। क्या है? तराई की मिट्टी है जो दुआर कहलाती है। यहाँ तीस्ता नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी बहती है, जो ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी है। देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में चटगांव की पहाड़ियां, किधर? दक्षिणी पूर्वी भाग में चटगांव की पहाड़ियां, पूर्वी भाग में सिलहट की पहाड़ियां स्थित है, जो देश के उच्चतम भाग हैं। चिटगांव की पहाड़ियों में बांग्लादेश की पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है, जो लगभग 120 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। यह गंगा से मिलने के बाद संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। ये हमने भारत के भूगोल में पढ़ा था। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं मेघना, सुरमा और कर्णफुली है। कौन सी हैं? मेघना, सुरमा और कर्णफुली। सुरमा, मेघना और कर्णफुली। श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ से आ गया बीच में? अभी तो हम बांग्लादेशी पढ़ रहे हैं। अलग ही है, हाँ। बांग्लादेश ये करेंगे पहले अच्छे से। कौन सी है इनकी? मेघना, सुरमा और कर्णपुरे। पढ़ लेना, अच्छे से याद करना इसको। मेघना, शर्मा और सुरमा। शर्मा नहीं, सुरमा। बांग्लादेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय। शीतकालीन औसतन तापमान 17 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि ग्रीष्मकालीन औसतन तापमान 37 सेंटीग्रेड रहता है। शीतकाल में 17 सेंटीग्रेड रहता है और ग्रीष्मकाल में 37 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। उष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। तापमान सबसे कम शीत ऋतु जनवरी में रहता है और सबसे अधिक गर्मी ग्रीष्म ऋतु अप्रैल में पड़ती है। देश की जलवायु में तापमान की अपेक्षा वर्षा का अधिक महत्व है। किसका है? जलवायु में तापमान से अधिक वर्षा का महत्व है। देश के अधिकांश भागों पश्चिम में और औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम रहती है, जबकि पर्वतीय भागों में यह 500 सेंटीमीटर से अधिक जाती है। पर्वतीय भागों में 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जाती है यहाँ की, जबकि औसतन जो है वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम रहती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा से, जो जून से अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर चलती है। बंगाल की खाड़ी का उत्पन्न चक्रवातों के कारण यहाँ भारी क्षति होती है। ये वाला जो हिस्सा बंगाल की खाड़ी का, या फिर मान लो भारत का जो पूर्वी हिस्सा, यहाँ चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं। पश्चिमी तट में इतने, भारत के पश्चिम, मैंने आपको भारत के भूगोल में बताया था कि पश्चिमी तट में इतने नहीं आते जितने की इसमें आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। वर्तमान में बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 15% भाग पर वनों का विस्तार है। यह वनों के 3 प्रमुख क्षेत्र है। 15% जो भाग है बांग्लादेश का, उस पे वनों का विस्तार है। और ये जो वन है ये 3 प्रकार से हैं। मधुपुर वन, सुंदरवन के ज्वारीय वन, चटगांव की पहाड़ियों में वर्षा वन और कटिबंधीय वन है। तो मधुपुर वन, ये थोड़ा सा हार्ड नाम है मधुपुर, मुझे पता है पहली बार सुना है आपने, ठीक से याद कर लेना। मधुपुर वन, सुंदरवन के ज्वारीय वन तथा चटगांव की पहाड़ियों में स्थित वन। बांग्लादेश के वनों में बांस तथा रतन के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं बांग्लादेश में? बांस तथा रतन के हैं। मधुपुर तथा सुंदरवन के जंगल में हाथी, चीता, गेंडा तथा तेंदुआ पाया जाता है। क्या? मधुपुर तथा जो सुंदरवन है, मधुपुर और सुंदरवन जो है, वहां के जंगलों में हाथी, चीता, गेंडा तथा तेंदुआ आदि
जीव पाए जाते हैं। मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ से? चटगांव के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं, जहां सागौन और साल के वृक्ष मिलते हैं। कौन से? सागौन और साल के वृक्ष, दोनों नाम मिलते जुलते याद हो जाएंगे। डेल्टाई तट पर मैंग्रोव वन मिलते हैं जिनमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई जो वन है वहां पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मिलते हैं। फिर है कृषि। कृषि कैसी है? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। देश के कुल क्षेत्रफल में लगभग 2/3 हिस्से पर कृषि की जाती है। कितने पे की जाती है? लगभग 2/3 जो हिस्सा है उसके ऊपर कृषि की जाती है। खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, मछली पालना और वानिकी यहाँ की खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन और वानिकी यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। यानी आर्थिक क्रियाएं नहीं, पैसा कमाने के लिए ये करते हैं ये लोग। खाद्यान्न उत्पादन करते, पशुपालन, मछली पालन इनका पैसा कमाने का साधन है। यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल और पटसन है। कौन सी प्रमुख फसलें? चावल और पटसन है। गेहूं, गन्ना, तंबाकू। गेहूं, गन्ना, तंबाकू, दालें, तिलहन, चाय और आलू अन्य महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं? गेहूं है, गन्ना है, तंबाकू है, दालें हैं, तिलहन है, चाय और आलू अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कौन कौन से खनिज हैं जो बांग्लादेश में पाए जाते हैं? बांग्लादेश में महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव है। नमक, चिक्का मिट्टी, चूना पत्थर, कांच की बालू, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला जमालपुर और राजशाही से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जमालपुर जगह का नाम है और राजशाही भी जगह का नाम है जहाँ से कोयला मिलता है। पेट्रोलियम सिलहट में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन कोमिल्ला और सिलहट और तितास से होता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन कोमिल्ला याद कर लेना, सिलहट और तितास से होता है। जल संसाधन पर्याप्त होने के बावजूद मैदानी धरातल के कारण यहाँ जल विद्युत का विकास सीमित है। यहाँ घरेलू उपयोग के लिए जैव ऊर्जा का व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है। किसका होता है? जैव ऊर्जा का व्यापक स्तर पर। देश की 70 से 80% घरेलू ऊर्जा लकड़ी, जूट, चावल के भूसे और गोबर से प्राप्त होती है। किसकी? 70 से 80% घरेलू ऊर्जा लकड़ी, जूट, चावल के भूसे से प्राप्त और गोबर से प्राप्त होती है। बचे उद्योग हैं तो कौन कौन से उद्योग हैं जो बांग्लादेश में होते हैं? बांग्लादेश के मुख्य उद्योगों में जूट के कारखाने, सूती वस्त्र, सिगरेट, सीमेंट, रासायनिक खाद, इस्पात और पेट्रोलियम के कारखाने शामिल हैं। यहाँ छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों की संख्या अधिक है। विश्व के लगभग 50% जूट और जूट से बने सामान की आपूर्ति बांग्लादेश द्वारा होती है। विश्व में जो 50% जूट का जो सामान है वो बांग्लादेश से ही पूरे विश्व में जाता है। जनसंख्या बांग्लादेश की लगभग 87% मुस्लिम तथा शेष हिंदू एवं अन्य धार्मिक समुदाय की है। मतलब 87% जो पब्लिक है यहाँ की वो मुस्लिम है बांग्लादेश की, बाकी जो वो हिंदू और बाकी अन्य जो समुदाय हैं उनकी है। मुस्लिम जनसंख्या होते हुए भी बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे हमारा है, हम भी सारे धर्म हमारे देश में, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, वैसे ही ये भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ढाका राजधानी नगर एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ढाका जो है वो यहाँ की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और औद्योगिक क्षेत्र भी यानी सबसे ज़्यादा उद्योग ढाका जो सिटी उसी में है। चटगांव बंदरगाह का देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। चटगांव जो है ये गाँव का नाम नहीं, बंदरगाह का नाम है। खुलना, राजशाही, बारिसाल अन्य प्रमुख नगर है। कौन से? खुलना, राजशाही और बारिसाल ये अन्य नगर हैं। ये देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य। किसका है? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां संपूर्ण सदस्य बन गया है। उसके बाद आता है श्रीलंका। है कोलंबो जो है ये देखो, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। तो कोलंबो से क्या याद आया आपको? कुछ याद आया कि कोलंबो जो किसकी राजधानी है या थी? कुछ क्लिक हुआ माइंड के अंदर? कुछ याद आया क्या बच्चों? श्रीलंका ये भी अपना पड़ोसी देश है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पड़ोसी देश पढ़ा रही हूँ आपको, है, लेकिन वही है, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, है, कि मैं एक बार में ही आपको कुछ ऐसा पढ़ा दूंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर कि जो सिंपल सी चीज़ होती है ना, अपन वही क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और फिर घर में आने के बाद में ये सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान था, ये तो आता था, ये तो पढ़ा हुआ था, फिर भी छूट गया।
तो सिंपल सिंपल चीजें भी छूट जाती हैं। तो अपन को इक्वलिटी अहमियत देनी है, चाहे वो सिंपल चीज हो या हार्ड चीज हो, है। इसलिए हम आपको बिल्कुल जीरो, जैसे कि मैंने आपको ये सीरीज जब यहाँ शुरू की थी इस प्लेटफॉर्म पे, तभी मैंने आपको बताया था कि मैं जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगी भूगोल, ताकि जिसे नहीं आता है ना उसको आ जाएगा, जो जिसको भूगोल का भय भी नहीं पता, और जिसे आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, है। और जिसे आता है उससे को भी कोई जरूरी नहीं है 100% आ रहा होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको भी नहीं आती हैं, छूट जाती हैं, लेकिन अगर हम क्लास कंटिन्यू ले रहे होते तो वहां से मिल जाती है। आप किसी भी कोचिंग में जाओ, होता क्या है, कहीं पे 2 लाइन ज्यादा पढ़ाई जाती है, कहीं पे 2 लाइन कम पढ़ाया जाता है। कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो आप, है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कहीं नहीं मिला होता वो कहीं और मिल जाता है, और क्वेश्चन भी उससे पड़ जाता है। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, जिस दिन पेपर होगा ना, पकड़ पकड़ के कटिंग लगाऊंगी कि देखो इस टॉपिक के अंदर मैंने ये यहाँ पढ़ाया और ये क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक के अंदर ये यहाँ पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आ गया। आप लोगों की गलती है, नहीं पढ़े तो जबरदस्ती मैं तो यही कर सकती हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो 2 4 5 बार बता सकती हूँ, लेकिन आपके दिमाग में तो आपको खुद को ही घुसाना होगा, मैं नहीं ठूस सकती हूँ, वो आपको खुद को डालना होगा अपने दिमाग के अंदर। अपन आते हैं इधर, पढ़ते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका यहाँ है। यहाँ यहाँ का मतलब है कि जो अपना देश है, जो हिंदुस्तान है, ये वाला जो हिस्सा है हिंदुस्तान का है, उसके इधर है, नीचे की साइड में, यानी श्रीलंका भारत के दक्षिण की साइड में स्थित है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, द्वीपीय देश है, जिसमें एक बड़ा द्वीप और अनेक छोटे छोटे द्वीप है। एक बहुत बड़ा द्वीप है, बाकी छोटे छोटे द्वीप हैं। और यह है 55 डिग्री 55 मिनट से 9 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 79 डिग्री 42 मिनट से 81 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। मतलब ये इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय में तो जोर ही नहीं आएगा, 9 5 9 55 55 है। इधर डिफरेंस कितना है? 79 81 42 52। हार्ड तो है नहीं, इजी है। आंकड़े मिलते जुलते से हैं। इसकी जो राजधानी है श्रीलंका की वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका में क्या है, तमिल लोग ज्यादा हैं। वो सही बताऊं तो अपने ही देश से गए हुए हैं पहले वहां के, हैं। तो ये जयवर्धनेपुरे कोट्टे, क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? 65,610 किलोमीटर है। जनसंख्या जो है 2.21 करोड़ है। भाषा जो है सिंहली, तमिल और अंग्रेजी। मैंने आपको बताया तमिल लोग हवा, आप अंग्रेजी भी याद कर लोगे, मुझे पता है तमिल भी आपको याद हो जाएगी क्योंकि अपने भारत की भाषा है। अब आपकी सुई अटकेगी सिंहली में, तो आपको 2 4 5 बार सिंहली 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 करके याद करनी है। फिर यूरोपीय व्यापारी श्रीलंका को पूर्व का मोती तथा स्वर्ग वाटिका को भौगोलिक उपमा देते हैं। पूर्वी यूरोपीय व्यापारी, यूरोपीय जो व्यापारी आए थे, हैं, सब यूरोप से ही आए थे, जो आए थे लूटने सब यूरोप से ही आए थे, हैं। तो वो क्या कहते हैं इसको? स्वर्ग वाटिका भौगोलिक उपमा देते हैं, पूर्व का मोती तथा स्वर्ग वाटिका का। अरब के व्यापारी इसे चेरों या केरोलो का द्वीप कहते हैं। कौन कहते हैं? अरब के व्यापारी, जो इस्लामी कंट्रीज हैं। मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि तथा आदम का पुल या राम सेतु श्रीलंका के भारत से पृथक करते हैं। श्रीलंका और ऊपर भारत है, नीचे श्रीलंका लटक रहा है ऐसे, हाँ, पानी के अंदर। तो कौन कौन सी जगह है जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो वो करती है मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और आदम का पुल। कौन सा? आदम का पुल है। फिर है भौतिक लक्षण। उत्तर में जाफना प्रायद्वीप और उत्तर पश्चिम की ओर तटीय पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण जो द्वीप है वो प्री कैम्ब्रियन युग की कठोर शैलों से निर्मित है। एक जाफना प्रायद्वीप और उत्तर पश्चिम की तटीय पट्टी उत्तर पश्चिम की तटीय पट्टी और जाफना को छोड़ के पूरा जो है प्री कैम्ब्रियन युग का है, कठोर शैलों से बना है। इसमें कायांतरित नीस व शिष्ट शैलों की प्रधानता। कौन सी? कायांतरित नीस और शिष्ट शैलों की प्रधानता है। इन शैलों में बहुमूल्य रत्न मिलने के कारण ही श्रीलंका को रत्नों का द्वीप कहता है। ये जो शैल है, कायांतरित शैलें हैं, और नीस और शिष्ट शैलों में की प्रधान, नीस और शिष्ट शैलें, उनके अंदर बहुमूल्य मोती मिलने की वजह से ही इसको श्रीलंका को रत्नों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट, श्रीलंका केवल 1.8 भाग 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। 1.8 भाग है वही 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। शेष भाग समतल मैदान है। देश का दक्षिणवर्ती भाग पहाड़ी है, जो सबसे ऊंचा भूभाग है। जो दक्षिण का जो हिस्सा है वो पहाड़ी है, जो देश का सबसे ऊंचा हिस्सा है। समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा इसकी सर्वोच्च चोटी
पीदूर तालंगला है, मतलब जो पहाड़ी इलाका है वो समुद्र से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं पीदूरू तालंगला। मुझे नाम नहीं आ रहा, बताओ प्रोनाउंसिएशन। या पेड्रो पॉइंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेड्रो पॉइंट भी कहते हैं, जो 2524 किलोमीटर ऊंची है चोटी। और नेक्स्ट है कुदा हांगाला। कुदा हांगाला ये 2321 मीटर है। और अन्य महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है वो ये है पेड्रो पॉइंट, फिर है किरिंगलोपोलो 2500, फिर है आदमपिक 2243, फिर है तोत्तुपोलकांडा 2361 मीटर, और फिर है कुदाहागाला। अन्य महत्वपूर्ण चोटियां हैं। देश के उत्तरी भाग पर समतल तथा विच्छेद मैदान स्थित है। इसके पश्चिम में हट्टन का पठार तथा पूर्व में उबा बेसिन स्थित है। कौन सा? हट्टन का पठार तथा उबा बेसिन स्थित है। महावेली गंगा 330 मीटर, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती। कौन सी है सबसे लंबी नदी? महावेली गंगा। महावेली गंगा, गंगा से अटैच करके पढ़ लेना, महावेली गंगा। मादुरोवा, आरुआ, आरू, काला ओया और कलक गंगा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। नाम याद कर लेना, मादुरुओ ओया, मादुरुओ ओया, मादुरुओ ओया और आरू, आरू, काला ओया, खाला ओया, कलक गंगा यहाँ प्रमुख नदियां हैं। सेनानायक समुद्र नामक बांध का निर्माण गलोया नदी पर किया जाता है। सेनानायक समुद्र नामक बांध का निर्माण गलोया नदी के किया जाता है। फिर है इंडोनेशिया। अब ये इतना जल्दी इंडोनेशिया कैसे आया है? हम तो पूरा श्रीलंका पढ़ के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बीच में। श्रीलंका, मेरा जो पीपीटी बनाने वाला है ना, बहुत ज्यादा होशियार इंसान है, बहुत ही ज्यादा होशियार इंसान है। जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, इतना होशियार है। इसकी जलवायु कैसी है? श्रीलंका, श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में मानसूनी जलवायु की पेटी में स्थित है। कहाँ है? मानसूनी जलवायु की पेटी में स्थित है। इसकी जलवायु पर विषुवत रेखा की निकटता तथा द्वीप स्थिति का विशेष प्रभाव पड़ा। मैदानी भागों में औसतन तापमान 21 से 32 सेंटीग्रेड तक रहता है। पर्वतीय भागों में तापमान 10 सेंटीग्रेड से 24 सेंटीग्रेड तक। कितना रहता है? 10 से 24 सेंटीग्रेड पर्वतीय भागों में रहता है, और मैदानी भागों में जो है 21 से लेके 32 सेंटीग्रेड तक रहता है। वार्षिक तापमान जो हो 28 सेंटीग्रेड है। कितना? वार्षिक तापमान 28 सेंटीग्रेड है। पर्वतों के पश्चिमी ढालों पर 508 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पूर्वी ढालों पर वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण शुष्कता बनी रहती है। इसके तटीय भागों पर लगभग 102 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मार्च से मध्य तक कई संवहनीय वर्षा होती है। देश का दक्षिण पश्चिमी भाग दोनों मानसूनों दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए यह आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये दोनों जो वर्षाएं हैं, पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी भी है और उत्तर पूर्वी मानसून, उस दोनों से इसको वर्षा मिलती है, दोनों तरफ से वर्षा आती है। उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा केवल उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है तथा पर्याप्त नहीं होती है, अतः यह शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। फिर इसकी मिट्टियां, कौन सी मिट्टियां हैं इसके अंदर? यहाँ लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है, जिसे स्थानीय भाषा में काबुक कहा जाता है। इनकी जो स्थानीय भाषा है उसमें लेटेराइट मिट्टियों को काबुक कहा जाता है। इसके अंतर्गत लाल व पीली पोडजोल, भूरी, लाल व दोमट, चूना प्रधान लाल व पीली तथा जलोढ़ मिट्टियां भी यहाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति, अब श्रीलंका की जो वनस्पतियां हैं प्राकृतिक, वो किस तरीके की? श्रीलंका में भूमध्य रेखा से सदाबहार वन, पतझड़ वाले वन तथा कम वर्षा के क्षेत्रों में बबूल व नागफनी जैसी छोटी झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। निचले ढालों के वनों को काटकर रबड़ के बागान लगाए जाते हैं। जो निचले ढलानों वाले पेड़ उनको काट कर रबड़ के बागान लगाए जाते हैं। चन्ना से भी वनों का बहुत ह्रास हुआ है। वनों के स्थान पर सवाना किस्म की दमाना घास उगाई जाती है। क्या? दमाना घास। पर्वतों की ढाल विमुख भागों पर घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें पटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटाना कहते हैं जिन्हें। कृषि, श्रीलंका में 2 प्रकार की कृषि उगाई जाती है, बागाती तथा निर्वाहिका दे। कौन सी? बागाती तथा निर्वाहिका 2 प्रकार की जो कृषि है श्रीलंका में वो होती है। 60% तक कृषि भूमि पर बागाती फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें चाय प्रमुख है तथा रबड़, नारियल अन्य महत्वपूर्ण बागाती फसलें हैं। कौन सी? चाय, रबड़, नारियल जो है वो अन्य बागाती फसलें हैं जो 60% हिस्से पे उगाई जाती हैं। निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल प्रमुख फसल है, जो कृषित भूमि 1/3 क्षेत्र पर उगाया जाता है। पर्वतीय भागों में चन्ना स्थानांतरित कृषि द्वारा भी चावल उगाया जाता है। कपास, तंबाकू, गन्ना, पटसन, मूंगफली आदि व्यापारिक फसलें भी निर्वाहक स्तर पर ही उगाई जाती हैं। कौन सी? कपास, तंबाकू, गन्ना और पटसन जो वो भी निर्वाहक स्तर पर ही उगाई जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य है। जो तटीय क्षेत्रों पर रहते हैं वो ज्यादा मछली पालते हैं।
खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। श्रीलंका में खनिज संपत्ति अल्प मात्रा में पाई जाती है। लौह, अयस्क, ग्रेनाइट, हीरा, नीलम, अभ्रक और इल्मेनाइट, मोनोजाइट, कौलिन, थोरियम अल्प मात्रा में पाया जाता है पाए जाने वाले खनिज हैं। यहाँ कोयले का अभाव है। क्या है? कोयले का अभाव है। अलह धातुओं की कुछ लाभकारी स्रोत तटीय बालू से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तटीय बालू से। मोनोजाइट और जिरकोन, ग्रेफाइट और बहुमूल्य पत्थर श्रीलंका के सर्वाधिक मूल्यवान खनिज उत्पन्न है। उद्योग। श्रीलंका में लघु एवं कुटीर उद्योग व्यापक रूप से प्रचलित है। खनिज संसाधनों की कमी के कारण देश में भारी उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकी। यद्यपि सन 1970 के बाद बड़े उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया गया। 1970 के बाद बड़े उद्योगों पर स्थापना की जा सकी, उससे पहले नहीं कर पाए। सिरेमिक, खाद्य तेल, उर्वरक, सीमेंट, कागज, चमड़ा, रबड़, चीनी उद्योग एवं वस्त्र उद्योग विकसित किए गए। अधिकांश उद्योग कोलंबो, जिगम्बो, गाले, पुट्टलम, जाफना आदि नगरों में केंद्रित हैं। उसके बाद जनसंख्या। कौन सी जगह है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा? इसमें श्रीलंका में पाई जाती है। जहाँ बहुमूल्य समूह सिंहली लोगों का है। सिंहली लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ, जो बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं। प्रजातीय संगठन की दृष्टि से देश में अधिकतर जनसंख्या सिंहली लोगों की है। इसके अतिरिक्त यहाँ तमिल, श्रीलंकाई मूल तथा भारतीय तमिल भी रहते हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल भी रहते हैं और भारतीय मूल के भी तमिल यहाँ रहते हैं। कोलंबो, कैंडी, अनुराधापुर, रतनपुरा, टिंकोमाली, निगोम्बो तथा नुआरा एलिया प्रमुख नगर हैं। कौन कौन से प्रमुख नगर? कोलंबो, कैंडी, अनुराधापुर और रतनपुरा, टिंकोमाली। कौन सी? टिंकोमाली, निगोम्बो और नुआरा एलिया प्रमुख नगर हैं। तो ये हो गया श्रीलंका है। तो आज हमने क्या क्या किया? महाद्वीपों के हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ। प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और ये जो भौगोलिक विश्व के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, इनको मैं आपको महाद्वीपों में बांट के करवा रही हूँ आसान तरीके से, कि अगर मैं महाद्वीपों में बांट के सारे चीज़ों को कवर कर लूँगी तो आप इजीली एग्जाम में कुछ छूटेगा नहीं आपका। तो इसमें से आज हमने एशिया महाद्वीप शुरू किया। एशिया महाद्वीप के अंदर जो हमारे पड़ोसी देश है वो हमने आज पढ़ लिए हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं खत्म होती है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अगर वहाँ रिप्लाई नहीं दूंगी तो यहाँ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी इसी चैनल के ऊपर है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और इतना पढ़ा रही हूँ ना आपको, है डेली 2-2 घंटे की क्लास मेरी होती है, डेली अपलोड होती है 2 घंटे की, डेली 2 घंटे की क्लास लेती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ उतनी मेहनत करें, कुछ भी ना छूटे। मैं कहाँ से कंटेंट ढूंढ डाट के लेके आती हूँ कि मैं बच्चों को ज़्यादा कंटेंट दूँ, तो ज़्यादा पढ़ लेंगे तो समस्या नहीं है मुझे, लेकिन कम ना पढ़ें। अगर कम पढ़ के गए जो क्वेश्चन वहाँ से आए नहीं तो फिर बच्चों का कैरियर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसलिए मैं ज़्यादा कंटेंट देती हूँ। अगर ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तो फुल कॉन्फिडेंस में जाएंगे कि जितना जो सिलेबस के अंदर है उसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ कर आए तो हमारा कोई भी छूटेगा नहीं, कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए मैं कंटेंट पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाके एक्स्ट्रा कंटेंट देती हूँ, ताकि आप ज़्यादा पढ़ के जाओ, फुल कॉन्फिडेंस में जाओगे, हाँ हमारा कुछ नहीं छूटने वाला है और अच्छा पेपर करके आओ। तो मैं आपको करा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि डेली का डेली पढ़ो आप हैं। और कोई समस्या है तो आप मुझसे 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी पूछो, शर्म की कोई बात नहीं है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब धरती पे आके सीखते हैं। मुझे बताने में कुछ शर्म महसूस नहीं होगी, मैं खुल के आराम से सारे स्टूडेंट्स को सब कुछ बताऊंगी, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। लेकिन आप क्लास को लो, अच्छे से सोचो, समझो और याद करो। चीज़ों को याद रहनी चाहिए माइंड में, समझो चीज़ों को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। है जो बचा हुआ है, एशिया अभी पूरा हुआ नहीं है, एशिया और बचा है। तो अभी एशिया जो बचा हुआ, एशिया महाद्वीप जो बचा वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।